चले, चलिए हेडिंग डालिए। आज से कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हेडिंग डालिए फंक्शन। अच्छा, आप लोग सभी लोग ऑनलाइन वाले ध्यान रखिए, इस क्लास के एंड में मैं आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग टाइम पे ज्वाइन है, हर बच्चों को अलग से, तो मैं आपको एक प्लान बताऊंगा कि अगले 5-6 महीने में किस ढंग से आपको पढ़ाई करनी है। तो आप सब लोग याद रखना, कई बार आप बीच में क्लास लीव कर देते हैं, फिर सोचते हैं बाद में देखेंगे। एक तो लीव मत करना, और एंड का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है 15 मिनट का, वो सब लोग ध्यान रखिएगा। तो आखिरी के 15 मिनट में मैं आपको बताऊंगा सारी बातें। तो जब हम कैलकुलस की बात करते हैं, आपने एक चीज देखी होगी, जब फंक्शन मैंने बोला, तो फंक्शन आपने और कहां पे पढ़ा है? फंक्शन बहुत सारी जगह पे पढ़ते हो आप। सबसे पहले तो आप सेट के पहले आपने देखा होगा फंक्शन और रिलेशन लिखा होता है ना? ये अलजेब्रा का टॉपिक भी है। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हो, वो भी फंक्शन है। अलजेब्रिक फंक्शन, एक्चुअल में फंक्शन जो है ना, वो पूरी मैथ्स है। मतलब अगर फंक्शन को मैं बोलूं तो फंक्शन का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, है ना? जितने भी हम मैथ्स में कंसेप्ट पढ़ते हैं या टर्म पढ़ते हैं, अक्सर वो सारे टाइप्स क्या है? फंक्शन के एक फॉर्म है। तो अगर आपको फंक्शन आता है तो लगभग 50% मैथ्स के कंसेप्ट आते हैं। ये बात बिल्कुल दिमाग में बिठा लो। पर फंक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसको डिटेल में आप एक बार में नहीं पढ़ सकते। मतलब वो मतलब वो पढ़ते पढ़ते ही आएगा। तो स्टार्टिंग में जो मैं फंक्शन पढ़ाऊंगा वो बेस लेवल पढ़ाऊंगा। फिर फंक्शन के बाद जब लिमिट पढ़ोगे तो भी फंक्शन पढ़ रहोगे। लिमिट के बाद कंटिन्यूटी पढ़ोगे तो भी क्या पढ़ रहोगे? फंक्शन। जब डिफरेंशिएशन पढ़ रहोगे तो भी क्या पढ़ रहोगे? किनको डिफरेंशिएट करते हो बताओ? फंक्शन को। तो भी फंक्शन पढ़ रहोगे। जब आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहोगे तो भी फंक्शन पढ़ रहोगे। यहां पे मैक्सिमा मिनिमा निकालना सीखते हो। यानी इंटीग्रल में किसको इंटीग्रेट करते हो? फंक्शन को। तो क्या होता है कि आप अगर ये सोचो कि मैं फंक्शन के समय पूरी फंक्शन सीख जाऊं, तो नहीं हो सकता। वो पूरी कैलकुलस के दौरान आप धीरे 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 सीखते हो। तो अभी पहले फेस में, मतलब अभी जो मेरा पहला फेस होगा इस वीक का, उसमें मैं आपको फंक्शन का पूरा इंट्रोडक्शन, डोमेन, रेंज, कंसेप्ट और काफी हद तक ग्राफ, ये सब समझाऊंगा। फिर जब आप लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी पे आओगे तो फंक्शन के और इन्हीं फंक्शन के डिटेल कंसेप्ट को भी समझ पाओगे, और ये भी समझ पाओगे कि फंक्शन पढ़ते क्यों। तो इसलिए इस टॉपिक को पढ़ते समय पहले बार में ऐसा फील होगा कि समझ में नहीं आ रहा है या प्रॉब्लम जा रही है, पर धीरे धीरे प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो आप पहले डेफिनेशन लिखिए फंक्शन की, और कम से कम जो आप इसके लिए अलग रजिस्टर बनाएंगे आज से, फिर तो आप कैलकुलस में कितने रजिस्टर बनाना है ये देख लीजिए आप। मेरे पास तो खैर हर एक का अलग है, फंक्शन का अलग है, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी का अलग है। पर फिर भी आप स्टार्टिंग में फंक्शन के कम से कम 10 पेज छोड़ दीजिएगा। थियरी जहां लिखते हो, मतलब जितना मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि बीच बीच में कई सारे कंसेप्ट आएंगे, बाद में ऐड करना है, तो आप लिखते चलो, पर जहां से क्वेश्चन स्टार्ट करो उसके पहले 10 पेज जरूर छोड़ देना। तो जो कंसेप्ट आप लिमिट में सीखोगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सीखोगे, वो सब भी आप फंक्शन में एंट्री कर लेना। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले लिखिए डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। बिल्कुल पहले सिंपल डेफिनेशन बता रहा हूं, मैथमेटिकल डेफिनेशन कल बताऊंगा। रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल relation between two variable, one is independent, another is dependent, is called function. Relation between two variable, one is independent, another is dependent, is called function. ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि टू वेरिएबल के बीच के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल रिलेशन। इसमें एक वेरिएबल क्या होता है? इंडिपेंडेंट, और एक क्या होता है? ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये क्या है? इंडिपेंडेंट। समझते हो क्या होता है? जो मर्जी वो दे दो, और डिपेंडेंट मतलब जो डिपेंड करता हो। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल, वेरिएबल दोनों ही है। देखो, चार टर्म मिलते हैं हमेशा आपको। एक मिलता है कांस्टेंट, एक मिलता है एब्सोल्यूट कांस्टेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एक होता है डिपेंडेंट। अब जैसे कांस्टेंट क्या है? आपका नाम कांस्टेंट है, ठीक है? 2, 3, 4, 5 ये क्या है? एब्सोल्यूट कांस्टेंट है, ठीक है भाई, वही कांस्टेंट है। पर अगर मैंने जैसे लिखा y इक्वल टू 2x प्लस 3, और मैंने लिखा y इक्वल टू mx प्लस c, बताओ क्या डिफरेंस है? ये एक फिक्स लाइन की इक्वेशन है जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि इसका स्लोप 2 है और इंटरसेप्ट 3 है। ये एक जनरल लाइन है, कुछ भी हो सकती है। तो इसमें m और c कहलाते कांस्टेंट है, पर वो कहलाते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। किसी एक इक्वेशन के लिए चेंज नहीं होंगे, पर इक्वेशन बदली तो m और c चेंज हो जाएंगे। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू लिखा हुआ ए स्क्वायर, ये एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है?
ए। अब ए की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी। अगर मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो ये एक फिक्स सर्कल है जिसका रेडियस 2 है और इसका रेडियस, तो ये ऑर्बिटरी कांस्टेंट कहलाता है। कांस्टेंट ये भी है, पर ये एक ग्राफ के लिए सेम है, पर ग्राफ बदलेगा तो ये चेंज हो जाएगा। क्लियर है बात? तो एब्सोल्यूट कांस्टेंट समझ गया क्या होता है, और एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट, वो सॉरी एब्सोल्यूट कांस्टेंट और आर्बिट्ररी, यस, वैसे ही वेरिएबल में होता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। वेरिएबल बोला कि इसका मतलब चेंज होगा, पर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का सबसे बेस्ट एग्जांपल बताता हूं। मैंने लिखा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपने x की वैल्यू रखी 0, y क्या मिला? आपने 1 रखा, y क्या मिला? -1 रखा, y क्या मिला? 1। 2 रखा तो y क्या मिला? 4। और 3 रखा तो y क्या मिला? यानी y चेंज हो रहा है, पर किस पे डिपेंड है y? आपके मुंह से अपने आप ही निकला, y किस पे डिपेंड है? यानी x के ऊपर y का रिजल्ट डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसे डिपेंडेंट बोल दिया। x जो मर्जी वो रख सकते हो, तो इसको क्या बोल दिया? इंडिपेंडेंट। तो दो वेरिएबल के बीच के फंक्शनल रिलेशन को, अभी मैंने फंक्शनल डेफिनेशन मैनी 1 के समय बताऊंगा, M2 के समय एक जनरल डेफिनेशन बता रहा हूं। टू फंक्शन के बीच के रिलेशन को, जिसमें एक क्या है इंडिपेंडेंट और एक क्या है डिपेंडेंट, उसको बेसिकली हम फंक्शनल रिलेशन बोलते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आगे चल के हम एक और वर्ड से यूज करते हैं, जिसको आप लोग पक्का है कि सुना होगा, जो हम बोलते हैं डोमेन। और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम बोलते हैं रेंज। तो आप लिखो नेक्स्ट डेफिनेशन डोमेन। बहुत थोड़ा सा लिखना, ज्यादा थ्योरी है ही नहीं इसमें। डोमेन, इस साइड पे बफरिंग बिल्कुल नहीं है बेटा। मीर आपके एंड पे बेटा नेट थोड़ा स्लो होगा। यस, नेक्स्ट लिखे डोमेन, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ independent variable, the set of all possible value of independent variable when function is defined, the set of all possible value of independent variable when function is defined। डोमेन के ब्रैकेट में इनपुट भी लिख देना, ये बड़ा प्यारा वर्ड है इनपुट, इसको बोलते हैं इनपुट। ये हमारी मर्जी, इनपुट हमेशा इंडिपेंडेंट होता है ना, पर इनपुट के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट मिलता है वो हमेशा क्या होगा, क्योंकि बिना इनपुट के आउटपुट मिल सकता है। आपने मंदिर में रोज घंटी बजाई और एग्जाम देने नहीं गए, और घंटी क्यों बजा रहे हो मंदिर में? कि मैं पास हो जाऊं, और आपका भगवान पे बहुत बिलीव है। आप एक टांग पे रोज 2 घंटे खड़े होते हो और घंटी बजाते हो, या अपने भगवान से प्यार करते हो, और आप ये कह रहे हो कि मैं पास हो जाऊं, मैं पास हो जाऊं, मैं पास हो जाऊं। बहुत ही ईमानदारी से तपस्या की, हर इंसान देख रहा है कि बहुत अच्छी भक्ति कर रहा है, बहुत अच्छी पूजा पाठ कर रहा है, भगवान इसका भला करेगा। वो बच्चा एग्जाम देने नहीं गया, पास हो जाएगा यानी। और एक दूसरा बच्चा जो रोज 4 घंटे पूजा कर रहा है, मतलब पढ़ाई कर रहा है बैठ के, और मंदिर नहीं जा रहा है, और एग्जाम देने गया टॉप कर गया, तो एक्चुअल में किसने पूजा की? जिसने 4 घंटे पढ़ाई की, क्योंकि भगवान कृष्ण ने एक बहुत अच्छी बात बोली, कर्म ही पूजा है। तो पूजा मतलब होता है कर्म करना, वर्क करने को ही बोलते हैं हम। जो अगर हमसे बोला जाए कि प्रेयर मतलब, तो जो वर्क करते हैं उसी को बोलते हैं। तो बिना इनपुट दिए आउटपुट नहीं मिलता। भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो मेहनत करते हैं, जो मेहनत नहीं करते उनका भी भगवान साथ देते हैं, चिंता मत करो। वैसे मेरा ये स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि जो इस दुनिया में आया है भूखा कोई नहीं मरता है कभी भी। और अच्छी बात यह कि भगवान जिसको जैसा, जैसे मान लो आपको 5 स्टार होटल का खाना खाना और बिना मेहनत के खाना है, तो एक तरीका या तो उसके अंदर जाके खाओ या उसके बाहर बैठे रहो। रात को खाना बाहर निकलता है, जो दिया जाता है जितना भी बचता है, आपको वही क्वालिटी मिलेगी जो अंदर मिल रही लोगों को। पर कौन सा खाना पसंद है वो आपके ऊपर है, ठीक है? आप बाहर बैठे रहो, आपको मिलेगा बिल्कुल। बस ये होगा कि लेटर सुनो जब भी, अगले दिन 2 दिन बाद, पर मिलेगा जरूर। तो आप ऐसे जीवन को जीना चाहते हो तो अलग बात है। तो कर्म करो, वर्क करो, बिना इनपुट के आउटपुट नहीं मिलता। ये टॉपिक जब मैं पढ़ता हूं तो मेरे लिए रियल लाइफ है। फंक्शन बिल्कुल क्लियर है, जितना इनपुट दोगे आउटपुट उतना ही मिलेगा। आप 100 नंबर का पेपर है और 70 नंबर करके आओगे तो कितनी भी घंटी बजा लो 80 नंबर नहीं मिलेंगे। 80 नंबर के लिए 80 का करना, 90 नंबर के लिए 90 का करना, 100 नंबर के लिए 100 का करना। तो इनपुट ही देना है, और इनपुट ही देना चाहिए हमें, और हमारा फोकस इनपुट पे ही होना चाहिए। तो डोमेन का मतलब हुआ इनपुट, और इनपुट में भी देखो कितनी अच्छी डेफिनेशन डोमेन की, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन फंक्शन इज, यानी इनपुट भी वो जो डिफाइंड हो। डिफाइंड इनपुट का क्या मतलब है? एक स्टूडेंट का डिफाइंड इनपुट है कि वो पढ़ाई करे, वो 2 घंटे इनपुट दे रहा है पर मोबाइल में दे रहा है। इनपुट क्या है? गलत डायरेक्शन में। 1 घंटे इंस्टाग्राम में, 2 घंटे फ्रेंड से बात करने में, आधे घंटे इसमें, आधे घंटे उसमें, इनपुट कहीं और जा रहा है, तो आउटपुट आपको कहां मिलेगा? मिल ही नहीं सकता। तो डिफाइंड इनपुट लगता है, डिफाइंड इनपुट समझ गए ना? हर एक का डिफाइंड इनपुट होता है। जैसे अगर मुझे फैन चलाना है तो इसका इनपुट है कि इसको 100 वॉट का करंट चाहिए, कम दोगे तो स्लो चलेगा, ज्यादा दोगे तो इसकी मशीन खराब हो जाएगी। हर एक का इनपुट डिफाइंड किया गया है।
तो हमें भी हमारे इनपुट पता होना चाहिए कि हमें इनपुट देना क्या है। तो डोमेन मतलब ऐसा इनपुट जिस पर फंक्शन डिफाइंड हो। डिफाइंड नॉट डिफाइंड क्या होता है मैं वो पहले बताता हूं। जैसे आप कैलकुलेटर यूज करते हो, हर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, आप कंप्यूटर लाइन में जाने वाले हो आगे जाके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको बहुत ज्यादा पढ़ोगे, पूरी मैपिंग ही इस पे होती है, मतलब आगे की प्रोग्रामिंग में बहुत बड़ा रोल इंपॉर्टेंट रखता है। तो आपने जो इनपुट देना है, जैसे आपने कैलकुलेटर यूज किया होगा, आप 5/2 लिखते हो क्या आता है बताओ? 2.5। 1/3 लिखा तो एंड तक ये लिखा आता है, पर जैसे ही 5/0 लिखते हो क्या आता है? एरर। ये एरर का मतलब है इनपुट रॉन्ग दिया है। अंडर रूट 5 लिखा तो 2 पॉइंट समथिंग, रूट 4 लिखा तो 2, पर जैसे ही रूट -2 लिखा फिर एरर, रॉन्ग इनपुट दिया। मतलब हर चीज डिफाइंड होती है, उसी ढंग से इनपुट देना है, तो आपको भी अपनी डिफाइंड इनपुट पता होना चाहिए। तो नॉट डिफाइंड का मतलब होता है लाइक 0/0, 1/0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, 1 पावर इंफिनिटी, 0 पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी पावर 0, लॉग के अंदर निगेटिव, लॉग के अंदर 0, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव, ऐसी कई सारी चीजों को हम नॉट डिफाइंड बोलते हैं। नॉट डिफाइंड की भी मैं लिस्ट बनवाऊंगा, ये तो जनरल बता दिए मैंने। तो जब इनपुट दे रहे हो तो आपको ये देखना है कि उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन आउटपुट दे रहा है कि नहीं। अगर नहीं दे रहा है तो इनपुट हमारा रॉन्ग। क्लियर? तो डोमेन का मतलब होता है इनपुट, और इनपुट मतलब ऐसा इनपुट जिस पर फंक्शन डिफाइंड हो। नेक्स्ट लिखिए रेंज। रेंज के ब्रैकेट में क्या लिखोगे? आउटपुट। ये आउटपुट है। देखिए द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। बफरिंग बेटा इस एंड पे बिल्कुल भी नहीं है। यस, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। यहां और कुछ नहीं लिखते हम, क्योंकि हम इनपुट कैसा दे रहे हैं? वो जिस पर कोई रिजल्ट मिलता हो, और उस रिजल्ट के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? रेंज। तो पहले बात क्लियर है। तो डोमेन और रेंज का मतलब ये हुआ। अब इसको कैसे समझते, थोड़े से 2-4 क्वेश्चन बता रहा हूं, फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन लूंगा तो एकदम क्लियर होता चलेगा। तो जैसे मैंने मान लो लिखा, आप अच्छा ये याद रखना, आप सबको पता होगा, फिर भी एक बार पढ़ाऊंगा बिल्कुल बेसिक से। इस तरह के ब्रैकेट्स आपने हमेशा देखे होंगे। ये मानते हुए पढ़ाऊंगा कि कुछ नहीं आता तो कम से कम रिवाइज हो जाए, कोई देर नहीं लगती। ये देखे ना आपने, क्या डिफरेंस है? सब एक ही है क्या? इस कर्ली ब्रैकेट का मतलब है यहां पर x की केवल 2 वैल्यू, 1 और, जब भी डिस्क्रीट सॉल्यूशन यूज करना होता है तो कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं, और जब कंटीन्यूअस सॉल्यूशन यूज करना होता है तो इंटरवल यूज करते हैं, इसे बोलते हैं हम इंटरवल। और इसका मतलब है क्लोज इंटरवल। x की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? 1 से लेके 4 तक, कोई भी वैल्यू नहीं छूटेगी। और मैं बोलूं कि 1 से 4 में कितनी वैल्यू होती है, तो आप बोलोगे 1 से 4 के बीच में इनफाइनाइट वैल्यू होती है। 1, 1.001, 1.002 ऐसे चलता जाएगा कब तक। और ये क्लोज का मतलब होता है 1 भी इंक्लूड है और 4 भी। ये क्लोज और ओपन बड़ा डेंजरस होता है। ये ओपन है, इसका मतलब है x की वैल्यू 1 से लेके कहां तक? नो, 1 के बाद से लेके 1 के राइट नेबर से 4 के लेफ्ट नेबर तक, यानी ऑल पॉसिबल वैल्यू बिटवीन 1 एंड 4, एक्सक्लूडिंग 1, एक्सक्लूडिंग 4। इन दोनों में कितना डिफरेंस है जानते हो आप? केवल 2 वैल्यू का। इसमें 1 और 4 है और इसमें 1 और 4, बाकी इसमें भी इनफाइनाइट है, इसमें भी, फिर भी दोनों में डिफरेंस कितने का? 2 वैल्यू का। पर इन 2 वैल्यू के आंसर में आप देखना, इनके आंसर आप लोगों ने कभी करे होंगे क्वेश्चन, तो इस जरा से में ही गड़बड़ हो जाती है, क्लोज और ओपन में ही गड़बड़ हो जाती है। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका। और इसका मतलब है सेमी ओपन, सेमी क्लोज, इसमें 1 इंक्लूड है, 4 एक्सक्लूड है, यानी 1 से स्टार्ट होगा और 4 के लेफ्ट नेबर तक जाएगा, और यहां पर 1 के बाद से स्टार्ट होगा और 4 तक जाएगा। अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो केवल एक ही वैल्यू का डिफरेंस है, इन दोनों में बराबर है। इसमें 1 इंक्लूड है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन दोनों में सेम है, इसका इससे कंपेयर करें तो 1 वैल्यू का डिफरेंस है। क्लियर? पर ये कहने को इनफाइनाइट है, पर एक वैल्यू भी प्लस माइनस होने से आपके आंसर गड़बड़ हो जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है। डन? तो ये बिल्कुल बेसिक चीजें थी जो आपको पता होंगी। अब मैं बताता हूं कि क्या क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्या होता है, आपको नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, फाइंड क्या? डोमेन और रेंज। ठीक है, तो इसमें मैं एक एक टाइप बताऊंगा तो डोमेन और रेंज क्लियर होगा। अब इनपुट और आउटपुट को जो मैंने अभी बताया उसको थोड़ा ग्राफिकली भी समझें। तो अगर ग्राफिकली समझें तो एक्स एक्सिस को हम बोलते हैं इनपुट, यानी जो डोमेन होती है वो एक्स एक्सिस पर होती है, और जो रेंज होती है वो वाई एक्सिस पे होती है।
ये रेंज है, ये डोमेन और ये रेंज। जैसे आपने क्रिकेट मैच में देखा होगा कि इस तरह का ग्राफ क्रिकेट मैच में आपने जरूर देखा होगा, ठीक है। और मैं बताता हूं, उस पे यहाँ पे बीच में ऐसे कुछ डॉट बने होते हैं और यहाँ पर 1 2 3 अप टू 50। इसका क्या मतलब है बताइए? क्रिकेट मैच में ये ग्राफ जो है, मान लो मैं अगर पूरा मैच नहीं देख पाया तो ये ग्राफ जो पूरे दिन भर के 10 घंटे का मैच है, ये ग्राफ 10 सेकंड में हमें बता देगा कि मैच की समरी क्या है, यस और नो। अब आप मुझे बताइए कि मैच में इनपुट क्या है? बॉल। जब तक बॉल नहीं आएगी, जब तक क्या बैट्समैन रन बना सकता है? तो इनपुट है बॉल यानी ओवर्स, आउटपुट क्या है? रन। बॉल आती है, उस पर आप कितना अच्छे रन बनाते हो वो आउटपुट है। तो ऐसे ग्राफ बनता है। डॉट मतलब आपको पता है कि आउट होने वाले के लिए बोलते हैं, इस तरह से है ना। फिर आपने देखा होगा फिर दूसरी टीम खेलती है तो एक और पैरेलली ग्राफ बना होता है, वो ये बता रहा होता है कि दूसरी टीम ने पहली टीम के कंपेयर में कैसे परफॉर्म किया। तो डोमेन और रेंज से घंटों का काम हम सेकंडों में कर लेते हैं। तो कंपनी में ये डोमेन और रेंज इसलिए भी यूज होता है ग्राफिकल मेथड कि बहुत पूरी कंपनी का अगर आपको पता करना है पर डे का वर्क क्या है या महीने वर्क का, तो ग्राफ से आप बहुत जल्दी ये चीज समझ सकते हो। तो क्लियर है बात? तो डोमेन और रेंज के लिए ग्राफ का भी यूज किया जाता है। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूं तो डोमेन और रेंज निकालने में ग्राफ से नुकसान कुछ नहीं है। पहले ग्राफ बनाते हो फिर डोमेन रेंज बताते हो, वो बिना ग्राफ के भी बता सकते हो। तो बेनिफिशियल क्या है पॉइंट हमारे टाइम सेविंग फैक्टर के लिए कि बिना ग्राफ के ही हम बता दें, बाकी मैं बीच बीच में आपको ग्राफ बताता चलूंगा, ठीक है। चलिए, तो अब पहले तो कुछ जनरल क्वेश्चन बता रहा हूं, फिर हम आएंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन पे। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आप हेडिंग डाल देना फाइंड डोमेन और रेंज। फिर कुछ रूल बताता हूं धीरे धीरे। अब आपको पहला क्वेश्चन बता रहा हूं। यस, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होगा इसका डोमेन? आप इनपुट में जो देना चाहे दे सकते हैं, चाहे 0, चाहे 1, चाहे 2, चाहे 3, चाहे 4, चाहे 5, चाहे -2, चाहे -3, चाहे -4। तो डोमेन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, इसको रीड करते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन। एरो बनाया और क्या लिखा? रियल नंबर, या कुछ बुक में ऐसा लिखा मिलेगा, बताओ क्या? रियल नंबर का मतलब यही होता है। अभी मैं पहले 2-4 टर्मिनोलॉजी सब सिखा रहा हूं इसलिए बहुत धीरे आपको समझाऊंगा। ये लिखा हो सकता है, ठीक। यानी आपकी जो मर्जी वो इनपुट दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर जब रेंज की बात आएगी तो मैंने एक चीज नोटिस की कि मैं चाहे नेगेटिव रखूं चाहे मैं पॉजिटिव रखूं, हर बार रिजल्ट क्या मिल रहा है मुझे बताओ? पॉजिटिव मिल रहा है। रेंज का बेसिकली मतलब क्या होता है सुन लीजिए। रेंज का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू से लेके मैक्सिमम वैल्यू को हम रेंज बोलते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि ये टॉपिक का पूरा कमांड आएगा ही नहीं आप चाहोगे तो भी। जब आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ोगे तो रेंज निकालना वहां से ही सीख पाते हो। कई लोगों को पहले से आता है तो वो उसको यूज भी करते हैं कंसेप्ट को। तो जो सबसे छोटी वैल्यू है, जो सबसे बड़ी वैल्यू, उसको हम बोलते हैं रेंज। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसकी बताइए रेंज क्या होगी। तो आप इसकी रेंज बोलेंगे, मिनिमम वैल्यू आपको पता 0 ही होगी और मैक्सिमम हम बता नहीं सकते, तो 0 टू इंफिनिटी। यहां 0 क्लोज में लिखा गया। क्लियर और नॉट? यानी इस फंक्शन में आप जो भी इनपुट दे रहे थे, आपने एक बात नोटिस करी, 0 देने पे 0 मिला, बाकी निगेटिव दे रहे हैं तो भी पॉजिटिव है और पॉजिटिव दे रहे हैं तो पॉजिटिव है। ओके, अगर हम इसको थोड़ा सा ग्राफ से भी समझें तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, आप लोगों ने देखा होगा पैराबोलिक कर्व है। यानी इनपुट इसने देखो टच करता हुआ जा रहा है, इनपुट इसने पॉजिटिव भी लिया और नेगेटिव भी, पर आउटपुट क्या दिया? पॉजिटिव। पॉजिटिव पर पॉजिटिव आउटपुट, नेगेटिव पर भी पॉजिटिव आउटपुट। क्लियर है बात? तो जब आपको कोई फंक्शन दिया हो तो बड़ा आराम से आप डोमेन रेंज बता सकते हो। और एक और बात बता दूं, आप लोग ये मुझसे बोलोगे कि सर डोमेन रेंज निकालने में मुश्किल हो रही है, पर खास बात यह है कि डोमेन और रेंज के क्वेश्चन को मेथड से नहीं करना होता है, ऑप्शन से करना होता है। और जब आप ऑप्शन से करते हैं तो ऑप्शन दिख रहे होते हैं, तो ऑप्शन पुट करके पता चल जाता है कि क्या इसकी डोमेन है, क्या इसकी रेंज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू 1/x। एक्चुअल में टाइप्स ऑफ फंक्शन से एकदम क्लियरिटी आ जाएगी। y इक्वल टू 1/x। अब आप एक चीज जानते हो कि आप जो चाहे वो इनपुट दे सकते हो, बट
जीरो नहीं दे सकते, इसको बोलते हैं एक्सेप्ट। इसको रीड ऐसे करते हैं, कुछ बुक में ऐसे लिखते हैं, सीधा माइनस कर देते हैं, कुछ में ये सिंबल बना होता है, दोनों ही राइट सिंबल। ये भी एक्सेप्ट का है और ये भी एक्सेप्ट का है। मतलब आप सारी वैल्यू रख सकते हो, किसको छोड़ के? जीरो को छोड़ के। खुद धीरे धीरे पकड़ आएगी, मैं थोड़ा स्लो ही चलूंगा जिससे दिक्कत ना जाए। अभी ये जो क्लासेस रहेंगी कैलकुलस की, क्लास लंबी रहेंगी पर चीजें कवर करनी है हमको। तो क्लियर है बात कि आप यहां पर जीरो पुट नहीं कर सकते, एक्सेप्ट जीरो। अब बात करूं मैं रेंज की, बोलो। तो अब क्या होता है कि आप रेंज ऊपर वन है, ऊपर वन है, तो रेंज में क्या नहीं मिलेगा? रेंज होगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। कैसे वो बताऊंगा अभी। ये कंसेप्ट याद रखिए, ए अपॉन बी वन कब होता है बताओ? जब ए बी के इक्वल हो। ए अपॉन बी जीरो कब होता है? ए जीरो। ए अपॉन बी इंफिनिटी कब होता है? ए अपॉन बी ग्रेटर देन वन कब होता है? और ए अपॉन बी लेस देन वन। ये कहने को बहुत स्मॉल बातें हैं, पर ये कंसेप्ट आपको होल मैथ्स में काम आता है। तो अब ऊपर और नीचे में आप एक चीज नोटिस करो, ये वाला रिजल्ट कभी नहीं हो सकता, क्योंकि न्यूमरेटर कभी क्या नहीं होगा? जीरो। तो आउटपुट कभी क्या नहीं मिलेगा? आप जो भी इनपुट रखोगे, जैसे आपने रखा 2 तो 1/2, 3 तो 1/3, 4 तो 1/4, 0.1 तो 10, 0.11 है ना, या 0.01 तो ऊपर मिल गया 100। पर कभी क्या नहीं मिलेगा? जीरो नहीं मिलेगा। यस और नो? क्योंकि जीरो के लिए ऊपर जीरो आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। y इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 3। ठीक, पिछले क्वेश्चन में मन में आ सकता है आपके कि सर एक्स को इंफिनिटी रखा तो जीरो मिलेगा, पर आपके पास दिक्कत क्या है बताओ? डोमेन में क्या नहीं है? इनपुट में इंफिनिटी क्या लिखा है? ओपन। तो जो चीज है नहीं वो पुट नहीं कर सकते। ये भी एक दिक्कत है कि डोमेन ही जो होती है वही पुट करके आ सकते हो और कुछ नहीं। इसकी डोमेन बोलो। आप इसकी डोमेन बोलेंगे ऑड रियल नंबर एक्सेप्ट 3, 3 को छोड़ के, क्योंकि 3 रखने पे ये 3/3 माइनस 3, 3/0 नॉट डिफाइंड है। बहुत मैं बोल रहा हूं ना, इतना सिंपल लॉजिक पे बेस्ड है। इस टॉपिक को पढ़ने से जीवन जीना सीख जाओगे कि भाई उम्मीद उतनी करो जितना इनपुट दे रहे हो। इनपुट कम दे रहे हो, उम्मीद ज्यादा कर रहे हो, ये खतरनाक है। बिल्कुल क्लियर कट बताता है टॉपिक, फालतू की उम्मीद लगाने का कोई मतलब नहीं। क्लियर है बात? अब आती बात रेंज की। अब आपने मान लो यहां पर y का मतलब होता है पता है fx, y या fx एक ही चीज होती है। आपने मान लो x की जगह जीरो रखा तो 0/-3 जीरो मिल गया, मतलब यहां जीरो रिजल्ट मिल सकता है, पिछले में नहीं मिल रहा था। ठीक है, अगर मैंने 1 रखा तो -1/2 मिल गया, 2 रखा 2/-1, क्यों? तो -2 मिल गया, ऐसे मिलता जाएगा। क्या नहीं मिलेगा? 1 नहीं मिलेगा। अभी थोड़ी देर पहले एक छोटी सी बात बताई थी, a/b 1 जब ही होता है जब a b के इक्वल हो जाए। आप कुछ भी नंबर रख लो दुनिया का, ऊपर जो नंबर होगा नीचे उससे क्या होगा? 3 कम होगा, तो ऊपर और नीचे बराबर ही नहीं हुआ, बराबर नहीं हुआ तो 1 नहीं मिला। ये लॉजिक है। मतलब बेसिकली रेंज बिना लॉजिक के बता नहीं पाओगे आप। तो रेंज हुई ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, 1 को छोड़ के सारे रियल नंबर रेंज में आएंगे। क्लियर? ये तो एक अप्रोच हुई, पर अलग अलग फंक्शन की अलग अलग अप्रोच होती है। अभी कुछ ना समझ में आए तो भी मत घबराना, पहले आइडिया दे रहा हूं, फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन से हर चीज क्लियर होगी। कि जैसे ये पिछला क्वेश्चन था, इस फॉर्म में y के फॉर्म में लिखा हो तो डोमेन निकालते हैं। आप इसी को x की फॉर्म में लिख लो, लिख सकते थे इसको। इस x की फॉर्म में लिखने के बाद इसकी डोमेन बताओ क्या होगी? अगर मान लो इसे डोमेन पूछते, ऑड रियल नंबर एक्सेप्ट जो इसकी डोमेन होती है इस फॉर्म में वो इसकी रेंज होती है। बट एक तो ये रैशनल फंक्शन पे एप्लीकेबल है, दूसरा बहुत सारी कंडीशन है। मैं जो भी कुछ बोलूंगा मेरी बात हर क्वेश्चन पे एप्लीकेबल नहीं है। तो यहां पर एक और रूल होता है कि जो चीजें बताई जा रही हैं वो जनरल कंसेप्ट नहीं है, डिपेंड ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन। वो अभी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो मान लो मैं इसको x की फॉर्म में बनाऊं तो क्या होगा बताओ? कैसे बनाऊंगा? मैं ऐसा लिख सकता हूं xy माइनस 3y इक्वल टू x, तो xy माइनस x इक्वल टू x कॉमन। ये एक तरीका है। अब आपसे मैं बोलूं बताओ इस फंक्शन की डोमेन क्या है, तो आप बोलते हैं ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1।
जो इसकी डोमेन है वो इसकी, पर ये टाइप्स ऑफ फंक्शन पे डिपेंड करता है, पर ये भी तरीका होता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट। तो अभी धीरे धीरे इस टॉपिक को समझने में आने में थोड़ा टाइम लगता है, आ ही नहीं सकता, मतलब मैं बिल्कुल श्योर हूं, तब भी मैं पढ़ाता हूं कि पहले ही क्लास में कई बार 10% ही समझ में आता है, 15% भी, पर वो फिर उसके बाद जब सोचना चालू करते हो कि सर बोल क्या रहे थे, वो फिर समझ में आना चालू होता है। तो अगर इनकेस किसी को नहीं आ रहा तो बिल्कुल परेशान ना हो। ये क्लियर? ठीक। मान लो क्वेश्चन ऐसा है, y इक्वल टू एक्स प्लस 3। अब बताओ, y इक्वल टू एक्स प्लस 3, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 3, तो डोमेन बोलो, और रियल नंबर, रेंज और रियल नंबर, यस और नो? जो मर्जी इनपुट दे दो, जब इनपुट सब दे सकते हो तो आउटपुट भी सब मिलेगा, ग्राफ से भी समझ सकते थे। ठीक, ठीक है। अब मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। अगला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। अब आपने जैसे ही ये लिखा देखा, आप समझना थोड़ा सा मेरा कहना। मैंने क्वेश्चन ये दिया था आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। ठीक, आप इसे फैक्टर बिल्कुल बना सकते थे, नो डाउट, और आप में से कुछ बना भी सकते हैं, और सॉल्व करा तो ये आया एक्स प्लस 3। इसे देख के कई बच्चे, अभी पिछला क्वेश्चन मैंने एक्स प्लस 3 ही दिया था, पिछला क्वेश्चन मैंने एक्स प्लस 3 ही दिया था, और ये भी यही दिया है। पर अगर मैंने आपसे जब इसकी डोमेन पूछी थी तो आपने इसकी डोमेन बोली थी ऑल रियल नंबर, रेंज भी ऑल रियल नंबर, पर जब मैं इसकी डोमेन की बात करता हूं तो मैं बोलूंगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। अब 3 क्यों, समझ लीजिए, 3 रखा मैंने, तो 9 माइनस 9 कौन सी फॉर्म है? ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहलाती है, पूरी लिमिट इसी पे बेस्ड है, तो ये तो नॉट डिफाइंड ही है, तो इसका मतलब हम 3 नहीं रख सकते। अब आप बोलो सर सॉल्व कर दिया, तो एक रूल और याद रखिएगा, मैं रूल धीरे धीरे बताऊंगा, दिमाग में रखते चलना। फंक्शन की डोमेन निकालते समय फंक्शन को सॉल्व नहीं किया जाता, ओरिजिनल फॉर्म में ही डोमेन बताते हैं, जो ओरिजिनल फंक्शन है वही उसकी उसी फॉर्म में डोमेन बताएंगे। ठीक, तो आपको चेंज नहीं करना होता। जैसे कोई इंसान कैसा है ये जानना हो तो क्या करना पड़ेगा? 2-3 तरीके हैं, उसकी ओरिजिनल फॉर्म, वो मेरे सामने आया उससे नहीं पता चलेगा, उसकी 2-3 फॉर्म हो सकती है। अचानक सुबह 6 बजे घंटी बजा दो, ठीक है, कहीं जा रहा अचानक एक बोतल पानी की डाल दो, तो उसके मुंह से निकले हुए वर्ड आपको पता चल जाएंगे कि कैसा बंदा है वो। 6 बजे घर पे गए तो आपको घर की कंडीशन देख के समझ जाएगा कैसा बंदा है। चुपचाप खाना खाते हुए देखो खाना कैसे खा रहा है, उससे अगली चीज पता चल जाएगी कि कितना खाने को आदर करता है, कितना क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ना। दोस्तों के बीच में, 4 लोगों के बीच में क्या वर्ड बोलता है, उससे उसके बारे में पता चल जाएगा कि वे ऑफ टॉकिंग क्या है, दोस्तों को लेके क्या सोचता है। तो किसी को जानना हो तो उसकी ओरिजिनल फॉर्म ये होती है। ये नहीं कि कोई आया रे कितना अच्छा इंसान है, 2 मिनट में थोड़ी बोल सकते हो। उस अच्छे इंसान के साथ 2 दिन रह लो, पता चल जाएगा कि अच्छा है कि नहीं है, है ना। तो वैसा है, तो बिल्कुल ध्यान रखना कि जो ओरिजिनल फॉर्म है वही फॉर्म में डोमेन बताते हैं। अब बात आई रेंज की। अब एक और रूल, मैंने अभी 2 मिनट पहले बोला था कि एक्स की फॉर्म में बना लो, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर कोई फंक्शन सॉल्व होता हो, सॉल्व मतलब इसे बोलते हैं, तो उसे सॉल्व करना कंपलसरी होता है, और सॉल्वेबल फंक्शन का रेंज निकालने का केवल लॉजिक ही तरीका होता है, उसको एक्स की फॉर्म में नहीं बना सकते। मतलब अगर सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व भी करना जरूरी है, और उसके बाद उसे एक्स की फॉर्म नहीं बनाते, फिर लॉजिक से बताते। तो अब मैंने इसको सॉल्व कर लिया तो ये आ गया, अब मुझे इसको देख के रेंज बताना है, तो मैं रेंज बोलूंगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 6, क्योंकि मेरे पास इनपुट में क्या नहीं है, 3। जैसे 10 क्वेश्चन पेपर में आए, 9 करके आए तो 90 नंबर आएंगे। 10वें क्वेश्चन का इनपुट नहीं दिया तो उसका आउटपुट नहीं मिलेगा, तो वैसे ही मेरे पास इनपुट में क्या नहीं है बेटा, 3। यहां 3 रखो, क्या मिलता है, तो आउटपुट में क्या नहीं आएगा, 6। यहां पर इनपुट में 3 था इसलिए आउटपुट में 6 भी था, इसलिए यहां कुछ नहीं लगा। तो समझ में आया? तो आपको एक बहुत छोटी छोटी चीजें अभी धीरे धीरे आएंगी समझ में, अभी तो मैं जनरल आइडिया दे रहा हूं आपको, अभी पढ़ाना तो चालू ही नहीं किया मैंने। तो जो इनपुट नहीं दे रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट नहीं मिलेगा, तो वही चीज पेपर में होती है कि जितना इनपुट दे के आओगे उससे कम या उतना ही आउटपुट मिलेगा, उससे ज्यादा कैसे मिल जाएगा।
उससे ज्यादा मिलने की कल्पना करना ही गलत है ना। तो ये ध्यान रखो आप, है ना। उससे ज्यादा बस फिर वही उम्मीद लगाओगे कि बाकी बच्चों ने भी कम किया तो अच्छा हो। जैसे इंडिया पहले 2 मैच हार गई, तो अब बाकी की सारी सी टीम पे डिपेंड कि हर काश न्यूजीलैंड को ये टीम हरा दे, अफगानिस्तान, काश पाकिस्तान इससे हार जाए, मतलब हम दूसरों की हार की उम्मीद पे टिके। खुद तो पहले 2 मैच हार गए, अब दूसरों पे टिक गए, है ना। तो ऐसी उम्मीदें नहीं करनी कि मैंने 50 की है, मान लो क्वेश्चन, भाई भगवान करे सब 50 से कम करें इस बार। भैया ये गलती करने की जगह पहले ही 100 कर लो ना। तो समझ में आ गई बात। तो जो इनपुट नहीं दिया है उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट नहीं मिलता है। ठीक, तो ये थोड़ा सा आइडिया दिया। अब आप हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब टॉपिक समझ में ऐसे नहीं आएगा, जिस ढंग से पढ़ाऊंगा जब आएगा। बता रहा हूं सब, आप टाइप्स ऑफ फंक्शन के साथ ग्राफ भी बताऊंगा। ये लिमिट का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, मैं लिमिट इसी एग्जांपल से समझाता हूं। चलिए टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करते हैं। क्या होते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन, वो देखते हैं। नंबर 1 लिखिए, हेडिंग डालिए एल्जेब्रिक फंक्शन। और एल्जेब्रिक फंक्शन में लिखिए नंबर 1, मतलब एल्जेब्रिक आपका पहला हो गया, उसका ABCD या कोई भी नंबर दे देना समझाने के लिए। नंबर 1 लीनियर फंक्शन। अब यहां से हर चीज समझ में आएगी। अभी तक केवल मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था। लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, y इक्वल टू fx इक्वल टू ax प्लस b। जो लोग अभी अभी ज्वाइन हुए, ध्यान रखना क्लास एंड में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं, बीच में बिल्कुल लीव मत करना क्लास। y इक्वल टू fx इक्वल टू ax प्लस b, इसे बोलते हैं लीनियर फंक्शन। ठीक, अब ये स्टैंडर्ड जो फंक्शन है ना, इनकी डोमेन रेंज के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन सॉल्व होता आगे जाके। तो इसकी डोमेन बोलो क्या है, ऑल रियल नंबर, और इसकी रेंज बोलो ऑल रियल नंबर। मैं बोलूं इसका ग्राफ बनाओ, तो आप बड़े इजीली ऐसा ग्राफ बना सकते हैं। स्ट्रेट लाइन है ये, है ना, ये इंटरसेप्ट हो गया और ये स्लोप हो गया। तो अगर आपको कभी भी लीनियर फंक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, तो आप बिना देर करे क्या बोलोगे, डोमेन भी रियल और रेंज भी रियल। एग्जांपल लिखवाता चलूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लो मैंने क्वेश्चन दिया 2x प्लस 5, बताओ डोमेन रियल और रेंज भी ऑल रियल नंबर। ओके, ये क्लियर। y इक्वल टू 6x प्लस 5, डोमेन रियल, रेंज रियल। समझ में आ रहा है, थोड़ा सोचना है, मैं जो चाहे वो रख सकता हूं, और जो आउटपुट भी सब मिल जाएगा, जो आउटपुट चाहिए वो मिल जाएगा, जो इनपुट देना वो इनपुट दे सकते हैं। y इक्वल टू 4x माइनस 5, सेम। 3x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0, सेम। ऐसा लिखा हो, ये भी लीनियर फंक्शन है। कैसे, आप ऐसा लिखोगे ना, और फिर डिवाइड कर दो। ये देख के ये मत सोचना कि इसमें निगेटिव ही मिलेगा, निगेटिव पे पॉजिटिव मिलने लगेगा। तो डोमेन भी क्या, रियल, और रेंज भी क्या, रियल। एक एक टाइप को अगर समझ लिया ना, तो आपसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं जाएगी, बिल्कुल श्योर हूं मैं। और आज का दिन केवल सुनना ही सुनना है। मान लो मैंने क्वेश्चन दिया y इक्वल टू 9x प्लस 9x माइनस 7, बोलो डोमेन रियल, रेंज भी बोलो रियल। मान लो मैंने क्वेश्चन दिया 3 माइनस 4x, बोलो डोमेन रियल, रेंज भी रियल। ये क्लियर बात। तो लीनियर फंक्शन का कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़े सिंपल व्यवहार होता है उसका। लीनियर फंक्शन का नेचर रियल और रियल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं दूसरा, एल्जेब्रिक फंक्शन में नंबर 2, स्क्वायर फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ ऐसी होगी, कुछ बुक में ऐसा लिखते हैं, कुछ में ऐसा, दोनों एक ही बात है। कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। स्क्वायर का मतलब ये है कि फंक्शन की पावर 2। ठीक, स्क्वायर फंक्शन में क्या होगा बता सकते हो। डोमेन में तो कोई दिक्कत नहीं भाई, जो मर्जी ले लेगा ये, पर आउटपुट में दिक्कत है। इसके आउटपुट में दिक्कत है, अपन खुद समझ पा रहे हैं कि मैं, अब देखो यहां से क्वेश्चन की वैरायटी बनना चालू होगी। मैं निगेटिव रखूं या मैं पॉजिटिव रखूं,
आउटपुट तो पॉजिटिव ही मिलना है क्योंकि निगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव, तो इसकी रेंज होती है 0 टू इनफाइनाइट, मिनिमम वैल्यू 0, मैक्स नहीं पता, और इसके लिए ये लिखा हो तो भी सेम। अब आप जरा नोटिस करो इसमें एक चीज, किसमें चेंज आया बेटा? रेंज में, डोमेन में नहीं आया, तो इसका मतलब जब स्क्वायर के क्वेश्चन आएंगे तो आपको कहां केयरफुल होना है? डोमेन में केयरफुल। अब मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं तो आपको एक एक पकड़ आती जाएगी टॉपिक पे। पिछले वाले सभी क्वेश्चन का बेटा शिवम आंसर रियल रियल ही रहेगा, लीनियर फंक्शन है ना वो। यस, ये क्लियर बात। अब इस पे जैसे मैं क्वेश्चन करूं, मैं बोलूं क्वेश्चन लिखिए, अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं और समझाता हूं कि ये स्टैंड, अच्छा इसका ग्राफ भी मैंने आपको बताया था, दोबारा बता रहा हूं, ये इसका ग्राफ होता है। तो मान लो मैं आपको क्वेश्चन दूं एक्स स्क्वायर प्लस 2, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से चलेंगे। अच्छा, वो एक्स स्क्वायर माइनस 9 अभी आएंगे फिर से, अभी कोई चीज पीछे की छूटी तो अभी टाइप्स ऑफ फंक्शन में सब होगा कवर। यस, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बोलो। सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैं फट से पहले तो एक चीज समझू, डोमेन तो मैं रियली लिख दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब रेंज भी यही होगी जो उसकी है, पर क्या है, इसकी रेंज है 0 से इंफिनिटी। अब थोड़ा लॉजिक से बताओ, इसमें जुड़ गया क्या? 2, थोड़ा बस यही सोचने का तरीका था, 2 जुड़ गया। अच्छा, हम लॉजिक से भी सोचे, मैं एक्स की जगह 0 रख दूं तो 2 मिलेगा, एक्स की जगह 2, 2 मिनट रुक जा, एक्स की जगह 2 रख दूं तो 4 प्लस 2 6 मिलेगा, यानी सबसे छोटी वैल्यू जब 0 होगी तो भी 2 ही मिला ना, तो इसका मतलब 2 मिनिमम वैल्यू हुई ना, तो रेंज क्या हुई? 2 टू इनफाइनाइट। इसको देख के बहुत जल्दी बता सकते हो आप। y इक्वल टू, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9। देखिए, आप देखिए, मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि, मैंने आपको क्वेश्चन दिया, मान लीजिए अगला एक्स स्क्वायर माइनस 9। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखना, इन्फिनिटी कोई फिक्स नंबर नहीं है, तो इन्फिनिटी कभी क्लोज ब्रैकेट नहीं हो सकती। आप बता सकते हो इन्फिनिटी मतलब कौन सा नंबर? मैं बोलूंगा कि 0 से इन्फिनिटी रेंज मिलेगी, तो आप बोल सकते हो 10 भी, कोई बच्चा बोलेगा 100 भी, 10 लाख भी, 10 करोड़ भी, तो कोई एंडलेस है ना। तो कैसे? तो इन्फिनिटी हमेशा ओपन रहता है, कभी क्लोज मत कर देना गलती से, कभी भी, क्योंकि इन्फिनिटी कोई क्लोज मतलब होता है, क्लोज का मतलब होता है जो फाइनाइट वैल्यू हो। यस, अब मैंने ये क्वेश्चन लिखा बेटा, आपने फर्स्ट से एक सेकंड भी देर नहीं करी आपको, क्योंकि स्क्वायर फंक्शन का लॉजिक था, डोमेन आपने बोली रियल, पर जैसे ही रेंज पर आए तो आपको ये पता है ये 0 होगा, पर जब ये 0 होगा तो क्या होगा? -9। जब ये 1 होगा तो -8, जब 3 होगा तो 0, जब 4 होगा तो प्लस, यानी सबसे छोटी वैल्यू क्या है? -9। तो इसकी रेंज क्या हुई? कहां से कंपेयर करी, कहां से कंपेयर करी इससे, मतलब आप बड़े इजीली बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ओके, नेक्स्ट। तो स्टैंडर्ड, अब देखो क्या स्टैंडर्ड सीख लिया, आप इसका ग्राफ बनाने में लगे हुए, आप बना सकते हो, पर जब डायरेक्ट दे सकते हो तो ज्यादा उलझना नहीं है। बहुत करवाया मैंने ग्राफ से, उससे नुकसान ज्यादा हुआ, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, कहां जरूरत पड़ेगी ग्राफ की वो सब भी बताऊंगा। नेक्स्ट लिखिए, 2x² प्लस 3, 2x² प्लस 3।
डन। y इक्वल टू 2x² प्लस 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोमेन तो सेम वही की वही बोलेंगे, रियल नंबर, रेंज जब ये 0 होगा तो 3 मिल जाएगा, 3 to infinite, यस और नो। कई लोग सोचेंगे सर 3 कॉमन ले ले, कुछ भी कर लो, मिलेगा 3 से स्टार्ट। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा है, आप बताइए, तो आप डोमेन बोलेंगे रियल, रेंज बोलेंगे -11 से इनफाइनाइट, क्लियर और नॉट? ठीक है, नेक्स्ट। y इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर, अब मैंने आपको दिया 5 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो पहले तो स्क्वायर फंक्शन है, डोमेन को लेके तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए था। अब बात करते हैं रेंज। अब भाई यहां पर ये 0 मिला तो 5, अच्छा एक बार बताओ, अगर यहां मैं मान लो 4 रखता, थोड़ी देर के लिए ऐसे ही पूछ रहा हूं, तो 5 माइनस 16 माइनस 11, मान लो मैं 5 रख दूं तो माइनस, ये तो माइनस की तरफ जाता है, इसका मतलब है ये माइनस लग गया है। थोड़ा सा कंसेप्ट ऐसे भी बनाना पड़ता है कि y इक्वल टू मान लो एक्स स्क्वायर लिखा है और y इक्वल टू मान लो माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, तो इसकी डोमेन रियल, इसकी डोमेन रियल, बट इसकी रेंज की बात करें तो 0 टू इनफाइनाइट, पर इसकी रेंज कभी भी कोई फंक्शन, मतलब एक वैसे जनरल कंसेप्ट बता रहा हूं, fx है और कोई फंक्शन है माइनस fx, तो fx और माइनस fx में 180 से ग्राफ रोटेट होता है, ठीक है। और ये फिर यहां पे भी जनरलाइज नहीं कर सकते, अब साइन कॉस किसकी बात कर रहे हैं उसमें अलग अलग रूल होते हैं, तो अगर माइनस fx है तो 180 से यहां पर रोटेट होगा, मतलब आपको पता है इसका ग्राफ ये है, तो इसका ग्राफ ये देखो 180 से डाउनवर्ड हुआ, ये पूरा। अब इसमें कुछ भी इनपुट रखो, इसका रिजल्ट तो पॉजिटिव है भाई, इसमें कुछ भी रखो इसका रिजल्ट तो पॉजिटिव है, पर बाहर माइनस क्या कर रहा है, निगेटिव। ह्यूमन ब्रेन कैसा होता है, ऐसी तो होता है कि चाहे कुछ भी हो, हम हर चीज को निगेटिव करके बिना तो मानेंगे ही नहीं, तो आदत होती है, पॉजिटिव चीज को भी निगेटिव कर देते हैं, निगेटिव को तो निगेटिव रखते ही हैं। तो आगे एक माइनस लगा के रखा हुआ, पता नहीं चलता वो माइनस हटाना है आपको। 90% लोगों में लगा हुआ है, कम से कम हम 10% लोगों में आ जाए जिनके नहीं लगा है, तो मेरी कोशिश यही है कि आप कम से कम उनमें आ जाओ कि अपने आगे का निगेटिव हटा लो। निगेटिव को भी पॉजिटिव बनाना है, कैसे बताऊंगा अभी, मॉड फंक्शन बनाना अपने ब्रेन को, ठीक है। और फिर वही दिक्कत कि मॉड के आगे क्या नहीं लगा लेना है, अभी आते हैं मॉड पे, पहले समझ में आया ये। तो अब माइनस एक्स स्क्वायर होने से कुछ नहीं हुआ, जो चीज पॉजिटिव थी वो निगेटिव होने लगी, तो इस क्वेश्चन के साथ मुझे कोई फाइट ही नहीं करनी थी, मुझे इसकी रेंज अभी भी वही लिखनी थी 0 टू इंफिनिटी, पर आगे निगेटिव था उसने इन्वर्ट कर दिया, पर इसमें 5 जुड़ रहा है, तो अब इसकी रेंज में कुछ ऐसे बोलने वाला हूं, माइनस इंफिनिटी टू 5, यानी ये बड़ी से बड़ी, अब ये बड़ी वैल्यू हो गई, सोचो ये अभी हम बोल रहे थे छोटी वैल्यू, ये बड़ी वैल्यू, यानी ग्राफ अगर राइट हैंड पे 1 होता है तो बड़ा होता है और लेफ्ट पे खुला रहता है तो ओपन रहता है, ऐसा छोटा वैल्यू हो जाता है। ये क्लियर बात? थोड़ा सा सोचना, इस टॉपिक में दिमाग तो चलाना पड़ेगा, और दिमाग चलाए बिना वैसे भी कोई काम होना नहीं होता है, तो दिमाग चलाने की कोशिश करिए। फोर माइनस 3x स्क्वायर, और मन में कोई भी क्वेश्चन आ रहे हो कि सर क्यूब होता तो क्या होता, एफ एक्स माइनस एफ एक्स होता तो क्या होता, अभी कुछ क्वेश्चन जो आ रहे हैं मन में वो सब दबाए रखना, ऑनलाइन वाले के पास स्कोप रहता है लिखने का, आपके मन में दबे रहते हैं, दबे रखना, क्योंकि ये टॉपिक पहली 2 क्लास में आप कुछ पूछना ही नहीं है, और 2 क्लास के बाद कुछ पूछने की हिम्मत नहीं बचेगी, क्योंकि जो पूछना चाहते हो मैं बता चुका हूँ। और वैसे ये मेरे फेवरेट टॉपिक में है कि मतलब आप इसको मुझसे 4 महीने भी पढ़ लो, इतना कंटेंट है बिना बुक के, इतना इतना अच्छा करवा सकता हूं मैं आपको, पढ़ा सकता हूँ बहुत, जितना डिटेल में जाना चाहो उतना। अभी नहीं है टाइम, 4 महीने इसको दिए तो क्या होगा, अभी तो 4-5 क्लास में करूंगा, जो बिल्कुल जो आपका आइसोलेटेड जो काम का वो सब, पर ये वो टॉपिक में से जो मैं बहुत आपको पढ़ा सकता हूँ। तो समझ में आई बात, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, लिखते जाओ, क्वेश्चन रेंज ही नहीं है, कोई खत्म ही नहीं होगा, मतलब आप समझ रहे हो, डोमेन भी इनफाइनाइट है, रेंज भी इनफाइनाइट है, इसलिए इस टॉपिक को पढ़ सकते हो कितना। तो डोमेन इसमें बोलो रियल, रेंज माइनस इंफिनिटी टू 4, जब ये 0 होगा, ऐसे सोचता हूं मैं, जब स्क्वायर 0 होगा तो क्या मिल रहा रिजल्ट, अगर यही ऐसा होता तो मैं बोलता डोमेन रियल नंबर, जब ये 0 होगा तो रिजल्ट 4
माइनस का, और बाकी बढ़ता जाएगा, तो अब यहां पे उल्टा माइनस इंफिनिटी टू, नहीं, -4 टू इंफिनिटी। ये तरीका होता है सोचने का। अब ये तो दो अकेले हैं, कई बार दो फंक्शन साथ में भी हो सकते हैं, जैसे x² + 4x + 11। यस, देखिए x² + 4x + 11। अब ये स्क्वायर, और अगर ये नहीं होता, मान लो थोड़ी देर के लिए मैं ये क्वेश्चन देता बेटा, अब देखो कुछ चीजें, कोई कंसेप्ट ऐसे नहीं बनते, वो प्रैक्टिस से ही बनते हैं। मान लो मैं केवल ऐसा देता, तो आप बोलते हैं डोमेन रियल नंबर और रेंज 11 टू, बोलते कि नहीं, पर बीच में 4x है। तो दो तीन तरीके हो सकते हैं। पहला, इसको मैं परफेक्ट स्क्वायरिंग कर लूं, और ये ऐसा लिख सकते हो, यस और नो। अब ये fx ही है। अब बताओ ये सबसे छोटा क्या हो सकता है? जीरो। स्क्वायर सबसे छोटा जीरो हो सकता है। अब जैसे मैं मान लो x की जगह -2 रख दूं, ऐसे सोचा जाता है, तो बताओ क्या होगा? -2 + 2 का स्क्वायर + 7, क्या मिला? 7। अच्छा, इसके जीरो पर ये 7 है, इसके अलावा ये नंबर हमेशा पॉजिटिव 1 होगा, 2 होगा, 0.1 होगा, 0.2, यानी हर बार 7 से क्या आएगा? बड़ा। तो आप डोमेन तो ठीक है रियल बोलोगे, डोमेन तो आप रियल बोलोगे, पर रेंज में क्या बोलोगे? 7 टू इंफिनिटी। अप्रोच नंबर 1। अप्रोच नंबर 2 भी बता रहा हूं। अप्रोच नंबर 2 केवल उनको बता रहा हूं जिनने डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से भी करते हैं, कि इसको आपने किया डिफरेंशिएट, बताओ क्या मिला? सुन लो, आपको ये भी मेथड सीख लेने में कोई नहीं भी पढ़ा तो भी सीख जाओगे। इसको इक्वेट करना जीरो से। ये वैसे मैक्स और मिनिमा निकालने का एक स्टैंडर्ड कंसेप्ट है। क्या? डिफरेंशिएशन। तो थोड़ा सा भी समझ लोगे तो नुकसान नहीं है। अगर आपको मैक्स और मिनिमा निकालना है तो कैसे निकालते हैं वो सुन लो। क्या फाइंड करो? डी वाई, ये जनरल कंसेप्ट बता रहा है, इस क्वेश्चन का नहीं, लिख लो आप, छोटा सा कंसेप्ट है, लिख लो। फॉर मैक्सिमा मिनिमा, सबसे पहले जो भी फंक्शन दिया है, ठीक है, अगर मैक्स और मिनिमा निकालना है उसके लिए कंसेप्ट बता रहा हूं। अगर मैक्स और मिनिमा निकालना है उसके लिए कंसेप्ट बता रहा हूं। जो भी फंक्शन दिया है, आपने करा डिफरेंशिएट, स्टेप नंबर 1, और क्योंकि ये कई जगह यूज होगा इसलिए अभी बता रहा हूं, बहुत ही सिंपल सा अप्रोच है। स्टेप नंबर 2, इसको जीरो से इक्वेट कर दो। कोई भी इक्वेशन को जीरो से इक्वेट करते हो तो क्या मिलते हैं? रूट्स मिलते हैं। फाइंड ऑल पॉसिबल रूट्स, फाइंड ऑल रूट्स। ठीक, तो आपने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके उसको जीरो से इक्वेट किया और क्या निकाले? रूट्स। मान लेते हैं अभी थोड़ी देर के लिए कि रूट्स हैं x1, x2, x3, ये रूट्स हैं। लेट रूट्स आर, ओके, एक ही निकला तो मैक्स या मिनिमा होगा, दो निकले हैं तो एक मैक्स और एक मिनिमा होगा, तीन निकले हैं तो दो मैक्स एक मिनिमा, ऐसे चलता है। फिर भी अभी थोड़ा सा आइडिया। फिर इसके बाद थर्ड स्टेप है फाइंड सेकेंड डेरिवेटिव, मतलब फिर से इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट अगेन। इसको आ जाए समझ में तो अच्छा है, आपका टाइम बचेगा, नहीं तो मैक्सिमम मिनिमा में तो सीखोगे। कुछ चीजें मैं ये मानते हुए बढ़ाता हूं कि भाई हो सकता आती हो। तो सेकेंड डेरिवेटिव करा और रूट को पुट किया, पुट x1, x2, x3 इन d2/dx², ऐसा बोल दो। कोई एक रूट के बारे में बताता, मान लो आपने इसमें x1 पुट किया, ग्रेटर देन 0 मिल सकता है, और क्या मिल सकता है? और एक मिल सकता है इक्वल टू। ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है x1 इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मिनिमा। यदि जीरो पॉजिटिव मिले तो मिनिमा मिलता है। x1 इज कॉल्ड
पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और इसमें बोलते हैं हम टेस्ट फेल हो गया। ये एक मैक्सिमा मिनिमा, इसलिए मैंने आपको बोला कि फंक्शन टॉपिक ही ऐसा है कि इस टॉपिक के कमांड में टाइम लगेगा, महीने 1.5 महीने लगेंगे। तो ये यहां तक वैसे जाना नहीं पड़ता। कहां तक? पहले डेरिवेटिव से काम हो जाता, मैं आपको अभी बताऊंगा। ये तो सब अप्रोच है आगे के लिए। सेकंड डेरिवेटिव की 90% टाइम जरूरत ही नहीं पड़ती। सेकंड डेरिवेटिव हमें यह बताता है कि किस पॉइंट पर फंक्शन मिनिमा है और किस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमा है। अब जो क्वेश्चन मैंने दिया था उसको बताता हूं, इतना नहीं समझ में आया तो इतना परेशान नहीं होना। सुनिए, मैंने आपको क्वेश्चन दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 11, यही था। आपने इसका डिफरेंशिएशन किया बेटा, तो 2x प्लस 4, इतना सभी को डिफरेंशिएशन आता ही होगा x पावर n का। इसको किससे इक्वेट करना बेटा? 0 से, तो 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू, आप याद करो परफेक्ट स्क्वायरिंग में भी यही मिला था। मिला था, आपने -2 तो रखा था यहां, अब ये -2 मिल गया। -2 इस क्वेश्चन में रख दो बस। सेकंड डेरिवेटिव तो पता करते हैं क्या है, तो हमें तो पता है मिनिमम ही होगा। कैसे पता चलता है मिनिमम मैक्सिमम? बताओ। 10 रखोगे तो क्या मिलेगा? 100। ऐसे ऐसे 100 रखोगे तो 10,000, यानी बड़ी वैल्यू मिल रही है, तो हमें अपने आप ही क्या मिला है? मिनिमा निकालना है। छोटी वैल्यू मिल रही होती तो क्या निकालना होता है? मैक्सिमा। ये लॉजिक है। तो आपने -2 इसमें रखा, रखो। 4 - 8 प्लस 11, बोलो कितना आ गया बेटा? 7। तो ये इसकी क्या आ गई? मिनिमम वैल्यू। तो रेंज क्या आ गई? 7 टू इनफाइनाइट। तो ये परफेक्ट स्कोरिंग करके निकाल लो या इससे निकाल लो, आपके हाथ में है। थोड़ी अभी 2-4-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस के बाद ये भी क्लियर हो जाएगा। आप सोचो अभी मैंने एक ही फंक्शन को पकड़ा हुआ है, स्क्वायर को। एक एक फंक्शन को पकड़ के ही बढ़ेंगे जब भी कंसेप्ट बनेगा। डन। ओके, अब मान लो आपको मैं क्वेश्चन दूं, एक और लिखो। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, इस तरह के क्वेश्चन याद हो, क्वाड्रेटिक की शीट में भी करे थे ना, मैक्सिमम मिनिमम निकालने का काम। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, अब पहला तब तरीका डोमेन। आप बताओ डोमेन में कोई कंफ्यूजन है? रियल रेंज मुझे सोचनी पड़ेगी। दो तरीके, या तो परफेक्ट स्क्वायरिंग या फट से डिफरेंशिएशन किया। 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू बोलो, बस रख दो यहां पर। तो 25/4 माइनस 25/2 माइनस 7, बोलो एलसीएम कितना बेटा? 4। 25 माइनस 50 माइनस 28, तो -25 बच गया। क्यों? तो -53/4, तो मैं रेंज लिखूंगा -53/4 से बोलो इनफाइनाइट। और ये छोटी वैल्यू क्यों ऐसे सोचा करो, एक्स की जगह 10 रखो, बताओ क्या मिला? 100, यानी वैल्यू बढ़ रही है, तो ये इस पॉइंट से छोटी वैल्यू मिलेगी। डेरिवेटिव केवल ये बताता है किस पर मिनिमम मैक्सिमा, बाकी रेंज नहीं बताता। रेंज तो ओरिजिनल फंक्शन का लॉजिक से ही पता चलता है। एक तरीका, एक बच्चा इसको ऐसे नहीं करना चाहे तो इसका परफेक्ट स्क्वायरिंग कर ले। परफेक्ट स्क्वायरिंग सीख लो, वैसे भी इंटीग्रल में बहुत यूज में आती है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में आते हैं, बीच में माइनस या प्लस आएगा, ये कौन डिसाइड करता है? 2ab। 2ab प्लस का है तो प्लस आएगा, माइनस का है तो माइनस। अब एक बात, अब मान लो कि यहां पर ऐसा दिया है ए माइनस बी का, मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab के बाद
ये ए स्क्वायर है तो 2a के बाद ये क्या है b। अगर इसका स्क्वायर हो तो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। जैसे मैं बोलूं इसको परफेक्ट स्क्वायर करके बताओ, मुझे याद है पहले भी बताया होगा आपको, नहीं बताया तो कोई बात नहीं, दोबारा बता रहा हूं। तो बोलो एक्स स्क्वायर प्लस 2x नहीं था ना, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, तो ये 2 अपने आप तो ला नहीं सकते, तो b क्या हो गया बता सकते हो 5/2। इसका स्क्वायर जोड़ दो और इसका स्क्वायर, अब इसमें आप देखो थोड़ा टाइम बढ़ ही जाता है इनफैक्ट। अब ये कितना बन गया बेटा x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 53/4, यस और नो, ये बन गया y। अब इसकी वैल्यू जब 0 होगी तो कितना मिलेगा माइनस 53/4, और इसकी वैल्यू 0 कब होगी माइनस 5/2 पे, जो आपने यहां पे भी निकाला। वही काम डेरिवेटिव कर रहा है, डेरिवेटिव वो पॉइंट बता देता है, परफेक्ट स्क्वायरिंग से ऐसे करते हो। इज दैट क्लियर? बैठ के करना आज 10-10, 20-20 क्वेश्चन। आपको देख रहा हूं मेरे पास कोई बुक नहीं, जरूरत ही नहीं है, मतलब वो उन्होंने शीट लगाई है, मैं बोलता रहा हूं आप मुझसे इसको पढ़ लो 2 महीने ऑनेस्टली। और ऐसा नहीं कि अलजेब्रिक, हर टाइप के फंक्शंस के अलग अलग वेरिएशंस बता सकता हूं। आप बुक, इंपॉसिबल है कि बुक में भी मिल जाए ऐसे क्वेश्चन, वो भी करवा सकता हूं। बस थॉट प्रोसेस है, केवल थॉट प्रोसेस है जिसके वजह से आप इसको कर पाओगे। और खास बात यह कि ये टॉपिक मैं इतना डिटेल में पढ़ा सकता हूं, पर मुझे ये बिल्कुल नहीं पढ़ाया, तो मैंने इस पे केवल थॉट प्रोसेस से डेवलप किया। और मुझे जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इतनी कोई मुझे हिंट दे देता तो पता नहीं मैं उस समय भी क्या कर लेता। तो आपको तो मैं हिंट दे रहा हूं ना, तो अब आपको सोचना है। मैथ्स ऐसे ही होती है, मैथ्स पे बिना सोचे लॉजिक्स नहीं बनते। आप आगे जाके जिस फील्ड में जा रहे हो, सब कुछ खेल आइडियाज का है। आइडियाज हमेशा याद रखो टॉप मैनेजमेंट लेता है, नीचे वाले सब क्या करते हैं, उन आइडियाज पे क्या करते हैं, काम करते हैं। अब आपको क्या करना है ये सोचो, आप आपके आइडियाज की आपको खाना है, तो इतना फिर आप संभाल नहीं पाओगे, इतना पैसा इतनी पोजीशन मिलेगी, ठीक है ना। देखो हर आदमी, कोई भी आदमी 24 घंटे से ज्यादा तो एक दिन में काम नहीं कर सकता ना, पर 24 घंटे में काम करके भी एक आदमी एक ही कंपनी में करोड़ भी लेता है और 10,000 भी मिलते हैं एक को, तो काम तो दोनों ही कर रहे हैं। पर जो आइडिया पे काम करता है, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूं ऑनेस्टली कि मुझे ये टॉपिक बिल्कुल नहीं पढ़ाया था स्कूल में, बिल्कुल नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं। केवल पहले साल तो जब मैंने 12th से पढ़ाना चालू किया था, पहले साल मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं मैंने बच्चों को नहीं पढ़ाया, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था क्या होता है। पर मैंने सोचा ये नहीं होना चाहिए, अब इनको नहीं पढ़ाया, वो बच्चों को भी, क्योंकि स्कूल के लिए 12th बोर्ड में तो जैसे मुझे बोला था, बोल दिया 2 नंबर का आता है और ये 4 क्वेश्चन आएंगे। पर उससे मुझे नींद नहीं आती थी, मतलब मुझे इंटरनल सेटिस्फेक्शन नहीं था। मैंने कहा नहीं, अगले साल पढ़ाऊंगा और बहुत अच्छे से पढ़ के पढ़ाए। पर जो आइडियाज मैं आपको दे रहा हूं ये तो मुझे किसी ने दिए नहीं, तो मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि आप भी डेवलप सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, कि हम कर क्या रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आप जो आज मेहनत कर रहे हो इससे रिजल्ट क्या मिलेगा ये सोचो। ये टॉपिक ये बताता है कि आज का इनपुट कल आपको काम आने वाला है। सोचने के तरीके से लाइफ बदलती है। 1 थॉट चेंज योर इंटायर लाइफ। एक थॉट आपकी लाइफ बदल सकता है, पर वो एक थॉट आपको लेना पड़ेगा, एक डिसीजन लेना पड़ेगा, उसका एक्शन लेना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ गई बात दोनों एंड से? तो कहां से क्या, मतलब क्या करना है, किस टॉपिक को कैसे, तो ऐसे 10 क्वेश्चन लिखो स्क्वायर के, क्यूब के, अलग अलग तरीके से लिखते चलो। मैं आपको आइडिया, क्योंकि हमारे पास क्लास में पता सही में लिमिटेशन होती, करने को तो मैं 500 क्वेश्चन करवा दूं स्क्वायर पे, पर फिर आगे कब बढ़ेंगे हम, है ना। तो आप लोग इस पे काम करना अच्छे से, और मैं खुद भी करवाऊंगा, इसके काफी सारे टेस्ट लूंगा, चिंता मत करो आप। इस संडे को जो आपका टेस्ट होगा, इस संडे को जो 22 वालों का टेस्ट होगा, वो कौन कौन सा होगा, एक फंक्शन और एक मॉक, और 23 का केवल फंक्शन होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लिखो। 5 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर, और बिल्कुल मत सोचो कि 8 घंटे पढ़ेंगे तो हमें ये त्रिची मिल जाएगा, 10 घंटे पढ़ेंगे तो त्रिची मिल जाएगा, 15 घंटे पढ़ेंगे, कुछ नहीं, बस पढ़ाई करते जाओ, इनपुट देते जाओ। यस, अब देखो पहले तो बताओ, या माइनस लगने से आपके दिमाग में एक लाइट जली कि 10 रखेंगे तो -100 होगा, मतलब निगेटिव की तरफ जा रहा है। तो अब आप अगर डिफरेंशिएशन देखो, डोमेन तो आप 1 सेकंड में बोलोगे, क्या बताओ, रियल, और रेंज बोलो। अब हाँ, रेंज -∞ से जाएगी कहां तक, तो 2 तरीके हैं, डिफरेंशिएट करूंगा तो फट से निकाल दूंगा, -6 -2x, 0 से इक्वेट किया, x इक्वल टू बोलो -3 रखो, 5 + 18 -9 कितना 14, तो -∞ टू 14 क्लोज ब्रैकेट। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। ये डिफरेंशिएशन अप्रोच नहीं करना, इससे मत करो, आप परफेक्ट स्क्वायरिंग से करो। परफेक्ट स्क्वायरिंग से आइडिया इसलिए दे रहा हूं कि चीजें आगे के लिए पता हूं। तो 5 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x के बाद बेटा कितना बचा 3, तो 9 ऐड 9 सब्ट्रैक्ट, इसे b बोलते हैं। b का स्क्वायर जोड़ोगे परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अब ये हो गया 5 माइनस x प्लस 3 का स्क्वायर -9, तो देखो 5 माइनस
प्लस 9, तो एफ एक्स कितना मिल गया बताओ फाइनली? 14 माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब -3 रखोगे तो 14 मिलेगा, और वैसे निगेटिव है, एक्स स्क्वायर अगर निगेटिव हो तो रेंज निगेटिव पे जा रही होती है, और पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव पे जा रही होती है। ओके, इज दैट क्लियर? चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन में। नेक्स्ट लिखिए क्यूबिक फंक्शन। क्यूबिक फंक्शन पहला लिया था लीनियर, दूसरी बात कर रहे हैं स्क्वायर, तीसरी बात कर रहे हैं क्यूबिक, लाइक दिस। ठीक, इसकी डोमेन रियल, इसकी रेंज रियल, इसकी डोमेन रियल, रेंज इसकी 0 to, अब बताओ इसकी डोमेन क्या होगी? तो अब इसको ऐसे मत सोचो, ऐसे सोचो एक्स क्यूब होता तो क्या होता। अब मैं आपसे पूछूं कि एक्स क्यूब है तो 2 रखने पे 8 मिलेगा, और -2 रखने पे मतलब निगेटिव पर निगेटिव आउटपुट, पॉजिटिव पर, ये भी निगेटिव पे निगेटिव है और पॉजिटिव पर। एक्चुअल में क्यूबिक फंक्शन की जगह हमें कंसेप्ट बनाना चाहिए कि ऑड पावर फंक्शन। ये क्या है? अगर कोई भी फंक्शन की पावर ऑड है तो इसका नेचर वैसा ही होगा जैसे किसका है? लीनियर का है। और कोई भी फंक्शन की पावर इवन है, एक्स स्क्वायर, x4, x6, नहीं समझे बात को? कोई भी फंक्शन की पावर इवन है तो इसका नेचर स्क्वायर जैसा होगा। ये फंडामेंटल कंसेप्ट है। तो अगर मैंने आपसे बोला क्यूबिक फंक्शन, तो बिना देर करे आप बोलोगे सर डोमेन रियल, रेंज भी क्या? रियल। मैं आपको बोलूं 4 डिग्री फंक्शन, आप इमीडिएटली बोलेंगे। ये इस तरह से सोचना पड़ेगा कि सर इसमें तो हम कुछ भी करें निगेटिव मिलेगा ही नहीं। बस जैसे ये वर्ड निकला मुंह से तो आपने बोला रियल और रेंज बोलो, बस ये फंडामेंटल कंसेप्ट है। यानी 2 फंक्शन सीखे तो आगे के 10 पता हो गए। ठीक, धीरे धीरे बिल्कुल समझ में आएंगी चीजें। मैं बोलता रहा हूं कि इस टॉपिक पे बहुत थॉट प्रोसेस लगता है, ये बिना थॉट प्रोसेस वाला टॉपिक नहीं है। पूरी मैथ्स का प्रोबेबिलिटी वगैरह भी कुछ नहीं है इसके सामने। पूरी मैथ्स का हाईएस्ट थॉट प्रोसेस टॉपिक है। सब कुछ, हर क्वेश्चन नया है। कोई एक क्वेश्चन का रूल दूसरे में अप्लाई हो ये भी नहीं होता इसमें। तो अभी तो सिंगल फंक्शन है, इसके बाद कंपोजिट फंक्शन पढ़ोगे, फंक्शन ऑफ फंक्शन, एक के साथ दो, दो के साथ 3, 4 फंक्शन होंगे। तो वो ये टॉपिक का नेचर ही ऐसा है। तो क्यूबिक फंक्शन समझ में आया? तो अब आपको अगर क्यूबिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, इसका ग्राफ ऐसा बनता बेटा, अगर क्यूबिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो क्या होगा? वही करना है जो लीनियर में कर रहे हो, और इवन पावर से रिलेटेड फंक्शन मिले तो वही करना है जो कि जो स्क्वायर में कर रहे हो। बस ये फंडामेंटल कंसेप्ट है, इसलिए इस पे अलग से क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर और नॉट? चलिए अब ये वाला लीनियर और क्वाड्रेटिक के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एल्जेब्रिक फंक्शन का ही टाइप है, अभी एल्जेब्रिक में लिखवा रहा हूं। नेक्स्ट लिखिए स्क्वायर रूट फंक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। स्क्वायर रूट फंक्शन धीरे धीरे क्लियर होगा। बहुत अच्छे से चीजें आज क्लास के बाद सोचिएगा, फिर सब क्लियर हो जाएगा। स्क्वायर रूट फंक्शन क्या होता है? स्क्वायर रूट फंक्शन, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। एक्चुअल में इससे समझना आसान होता है इसलिए लिखता हूं, दोनों एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। टाइप्स ऑफ फंक्शन में अगला है स्क्वायर रूट फंक्शन। आप बताइए, आप तक अभी तक आप ऐसा लिखते थे स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना, स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना, अब नहीं लिख पाओगे। जैसे ही फंक्शन पढ़ोगे तो फंक्शन कहता है कि दो चीजें नहीं, मैपिंग। एक्चुअल में मैप पढ़ाऊंगा। स्क्वायर रूट 4 का रिजल्ट +2 और -2, ये यूनिक रिलेशन होता है, एक इनपुट दो आउटपुट से एसोसिएट, तो इसलिए स्क्वायर रूट को अभी हम पॉजिटिव ही लेंगे, वो बताऊंगा कंसेप्ट। अभी मैंने आपको बोला था ना जनरल डेफिनेशन लिखवाइए, मैथमेटिकल लिखवाऊंगा तो समझाऊंगा। पर आइडिया दे दिया मैंने कि क्या होता है कि फंक्शन मतलब अभी हमने पढ़ा फंक्शन, इसमें एक होता है क्या? एक्स, और एक क्या होता है? वाई। यहां पर एक्स के एलिमेंट है और यहां पर किसके हैं बेटा? वाई के। तो एक्स के एलिमेंट जब वाई से जुड़ते हैं तो एक एलिमेंट
दो एलिमेंट से एसोसिएट नहीं हो सकता, ये मैपिंग नहीं होती। ठीक, यूनिक रिलेशन होता है, इसलिए ऐसा होता है। तो अभी आप ध्यान रखिएगा कि स्क्वायर रूट से जो भी नंबर निकलेगा हम उसका केवल प्लस साइन ही लेंगे, बस इतना ध्यान रखना, प्लस माइनस नहीं लेंगे, वो भी समझ में आ जाएगा। अब बताओ अंडर रूट के साथ जैसे आया, अब एक दिक्कत आ गई, अंडर रूट निगेटिव तो लेता ही नहीं है, -2 का अंडर रूट, इमेजिनरी -1 का अंडर रूट 0, यानी इनपुट कहां से ले रहा है ये, तो इसका मतलब इसकी डोमेन जो है वो 0 से इंफिनिटी है। अब देखो इसकी डोमेन में भी क्या लग गया, रिस्ट्रिक्शन, तो इसका मतलब इसके क्वेश्चन जब आएंगे तो डोमेन भी चेक करनी होगी, इसमें अक्सर डोमेन ही पूछा जाता है। अब इनपुट कैसा दे रहे हो, पॉजिटिव, ये भी रीजन होता है उसका कि अंडर रूट 4 का +2 ही क्यों लेते हैं, क्योंकि हम इनपुट ही पॉजिटिव दे रहे हैं, तो आउटपुट भी पॉजिटिव होगा। अब रेंज की बात करें तो रेंज बोलो 0 to इनफाइनाइट, यानी अब इसके क्वेश्चन जब करने होंगे तो डोमेन कहां से स्टार्ट है, यानी ये एक्स को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा इसका ग्राफ ऐसा बनता है, जीरो पे जीरो, और फिर जाता ये थोड़ा एक्स की तरफ झुका रहेगा, क्यों, क्योंकि इनपुट 4 रखोगे तो 2 मिलेगा आउटपुट, 9 रखोगे तो 3, इसलिए ऐसा इधर एक्स की तरफ जा रहा है। इसका झुकाव एक्स की तरफ क्यों है, जैसे ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनाते हो तो इसका झुकाव किसकी तरफ होता है, y की तरफ, क्यों, क्योंकि इनपुट रखा 2, आउटपुट क्या मिला 4, इनपुट रखा 3, आउटपुट क्या मिला 9, तो इनपुट जो भी दे रहा है आउटपुट उससे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो इसका झुकाव किसकी तरफ आ गया, टूवर्ड वाई, और इनपुट के कंपेयर में आउटपुट उतना बढ़ तो रहा है पर उस कंपेयर में नहीं बढ़ रहा, तो कहां पे जाएगा, एक्स। डन। तो अब इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो बताता हूं। इस पे अक्सर रूट पे तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है स्क्वायर रूट पे, फाइंड डोमेन एंड रेंज। अब देखिए आपको एक चीज खुद बताइए, अगर मैं बोलूं कि एक्स की जगह 1 रख दो तो क्या रूट -2 डिफाइंड है, मैं बोलूं 2.5 रख दो, अच्छा क्या होता है, मैं जब भी इनपुट बोलता हूं ना अक्सर इंटीजर बोलता हूं, पर इसका मतलब इंटीजर नहीं, इंटीजर फ्रैक्शन सब हो सकता है, पर मैं बोलूं आप इसमें एक काम करो 1.66679432 रख के देखो, तो क्या आपके लिए कन्वीनियंट है, तो इसलिए मैं बोल देता हूं 1 2, तो रखने को कुछ भी रख सकते हो ना, थोड़ा ध्यान रखना इस बात का, कई लोग इंटीजर ही बना लेते हैं कंसेप्ट, इंटीजर हमारा टाइम सेव कर रहा है बस, तो आपने ये रखा तो भी निगेटिव, यानी हमें इनपुट ऐसा देना है जिससे पॉजिटिव बना रहे, तो इसको करने का तरीका होता है इनइक्वलिटी, तो आप इसको कंपेयर करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से, तो आप बोलोगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी मैं यहां 3 या 3 से बड़ा कोई भी इनपुट दे सकता हूं, ये डिफाइंड रहेगा, 3 से छोटा 2.99 भी नहीं दे सकता था, तो इसकी डोमेन क्या हुई बेटा 3 टू इनफाइनाइट। अब बात करते हैं रेंज की, अब आपने ठीक 3 रखा तो 0 ही मिला, जो चीज इसकी डोमेन थी 0 टू इनफाइनाइट और 0 रखने पे 0 मिलता है, तो यहां पर भी जब आपने ठीक 3 रखा तो 0 ही मिला, यानी जो इसके पहले इनपुट से मिल रहा है वो इसके भी पहले इनपुट से, तो रेंज में कोई चेंज नहीं आएगा, रेंज में आता है चेंज पर कब आएगा वो बताऊंगा मैं, 0 टू इनफाइनाइट। ओके, क्लियर और नॉट, एक और लिखिए, √x+5, y इक्वल टू √x+5,
यस। अब देखिए सिंपल लॉजिक है, कभी भी अंडर रूट का क्वेश्चन आए, मैं टेक्निक बता रहा हूं, इसको सीधे सीधे किससे कंपेयर कर दो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो थे तो ग्रेटर देन इक्वल टू -5। अभी आपको रेंज में जिनको समझ में नहीं, अभी रेंज भी बताता हूं, -5 टू इनफाइनाइट। आप बताओ, आप -5 रखते हो तो क्या आता है, जीरो। आप -4 रखते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप -6 नहीं रख सकते, थोड़ा सोच, ऐसे सोचना चाहिए, क्योंकि ये गड़बड़ है। आप -5.001 भी नहीं रख सकते, क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव मिल जाएगा, है ना। तो आप पहला इनपुट दे सकते हो -5, जिसपे ठीक है जीरो हो रहा है। आप इसको ऐसे देख सकते हो, ऐसे भी देख सकते हो। ये आदत इसलिए डलवा रहा हूं क्योंकि अंदर कई बार स्क्वायर क्यूब सब होंगे, अभी आगे चल के लेवल बढ़ेगा। मैं आज बहुत ही एलिमेंट्री लेवल के क्वेश्चन कर रहा हूं, ये क्लियर। तो -5 टू इनफाइनाइट। ओके। अब अगर मैं बात करूं रेंज की, तो आप फिर समझिए, आप में से कई लोग शायद कंफ्यूज होगा, जब आप -5 रखते हो तो क्या मिलता है, तो मतलब और जीरो मिलता है, तो रेंज जीरो से स्टार्ट हो रही है, उसके बाद के तो सब नंबर मिलते ही जाएंगे ना। यस और नो। y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -x, क्या -r कुछ नहीं होता। देखिए एक चीज समझना, मैंने आपको बोला y इक्वल टू रूट एक्स, ये पॉजिटिव होना चाहिए। एक लिखा मैंने y इक्वल टू, देखो ये जैसे नेगेटिव नहीं लेगा, इसकी डोमेन थी जीरो से इनफाइनाइट, तो इसकी डोमेन होगी -इंफिनिटी टू जीरो। आप यहां -2 रख सकते हो, -3 रख सकते हो, -4, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस, जैसे हम बोलते हैं अंडर रूट नेगेटिव के लिए डिफाइंड नहीं होता, बिल्कुल सही है, अंडर रूट नेगेटिव नॉट डिफाइंड है। बट अंडर रूट -x क्यों डिफाइंड है, क्योंकि हम इसको कैसा इनपुट दे रहे हैं, नेगेटिव। होल रिजल्ट नेगेटिव नहीं आना चाहिए, इसका मतलब समझते हो क्या, कि आप ऐसा कोई इनपुट ना दें जिससे होल रिजल्ट क्या बने। जैसे यहां पर मैं 5 रखना चाहूं तो रख सकता हूं, नहीं, क्योंकि 5 रखूंगा तो ये मुझे ऐसा मिलेगा, तो 5 इसका इनपुट नहीं है। ऐसे इसके लिए -5 क्या नहीं है, इनपुट नहीं है। क्लियर है बात। तो एक ही क्वेश्चन को थोड़ा समझने का तरीका आपको डेवलप करना पड़ेगा। तो आप चीजों को समझिए कि अगर क्वेश्चन ऐसा है, 3 क्वेश्चन बनते हैं, एक होता है y इक्वल टू एक्स, एक होता है y इक्वल टू रूट -x, और एक होता है y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसकी डोमेन जीरो से इंफिनिटी, इसकी डोमेन जो चीज इस पे नेगेटिव पे नहीं डिफाइंड वो पॉजिटिव पे नहीं, और इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर। और अंडर रूट एक्स स्क्वायर का मतलब पता है क्या, मॉड एक्स। अब देखो कितना कीमती, ये समझना, अगर किसी बच्चे ने इसे एक्स लिख दिया तो सब गड़बड़, क्योंकि आपने यहां -5 सोचा तो -5 दिखेगा, पर पहले -5 यहां गया, तो अंडर रूट -5 यहां, सोचना थोड़ा, समझना मैं क्या कहना चाहता हूं। आपने एक्स की जगह रखा -5, तो पहले वो यहां गया, उसका क्या हुआ, उसके बाद क्या निकला। अब कोई बच्चा अगर इसको गलती से ऐसा लिख दे तो वो क्या लिखेगा, -5, तो इसकी गलती से रेंज बता सकता है। यानी अंडर रूट से, क्यों मैं अभी तक इतने दिनों से बोल रहा था अंडर रूट से निकली क्वांटिटी मॉड होती है, वो ये कई चीजें यहां सीखोगे। समझ में आया। तो इसकी डोमेन पॉजिटिव, इसकी डोमेन नेगेटिव, और ये स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव भी ले लेगा और नेगेटिव भी ले लेगा। क्लियर। देखिए आप सब लोग एक बात सोचिएगा, आप सबके इनपुट अलग अलग हो सकते हैं एग्जाम में, पर आउटपुट सबको एक ही चाहिए, चाहिए कि नहीं। तो इनपुट सबके डिपेंड ऑन फंक्शन, इसलिए मैं बोलता हूं जैसे हर इंसान अलग होता है, घर के 2 जुड़वा भाई 2 जुड़वा बहनें भी एक नहीं होते, उनके एक थॉट नहीं होते, तो दुनिया में 2 लोग एक जैसे कैसे हो सकते हैं। तो फंक्शन ये कहता है कि सब अलग है, बट सबको रिजल्ट, जैसे अभी आप जिस एग्जाम के लिए बैठे सबको उसी में रिजल्ट चाहिए, तो रेंज तो सबकी क्या होगी, कॉमन होगी। मतलब मैं अगर इसकी रेंज बोलूं तो क्या बोलूंगा, इसकी रेंज भी जीरो टू इनफाइनाइट, इसकी रेंज भी जीरो टू इनफाइनाइट, और इसकी रेंज भी बोलो बेटा जीरो टू इनफाइनाइट। रेंज नहीं बदलती, डोमेन अकॉर्डिंग टू फंक्शन बदला, इसलिए हर इंसान के एफर्ट अलग होते हैं। एक बच्चा 4 घंटे पढ़ के काम चला रहा है, एक 10 घंटे में भी काम नहीं हो रहा है, एक 2 घंटे में भी काम चला रहा है, एक का 18 घंटे में भी नहीं हो रहा। पर हम ये भूल जाते हैं कि जो बच्चा 4 घंटे में काम चला रहा है, हम बोलते हैं मैं 15 घंटे पढ़ता हूं सर, वो 4 घंटे में अच्छा रिजल्ट दे रहा है, पर वो 4 घंटे पिछले 10 साल से पढ़ रहा है, आपको 10 दिन हुए 14 घंटे पढ़ते हुए, तो आपकी फाइटिंग ही आपका स्किल ही गलत है। तो फंक्शन ये बात बहुत क्लियर करता है कि आपको जो रेंज चाहिए उसके लिए पहले आपको इनपुट अलग अलग होंगे सबके। जैसे इसके पास बहुत बड़ा इनपुट है, इसके पास छोटे छोटे इनपुट है, पर आउटपुट सब एक ही दे रहा है। इसका ग्राफ मैं बोलूं तो ऐसा बनेगा, इसका ग्राफ मैं बोलूं इनपुट नेगेटिव है पर आउटपुट पॉजिटिव है, और इसका ग्राफ ऐसा बनता है। रेंज नहीं बदलती ओरिजिनल फंक्शन की, क्योंकि रेंज तो इनपुट हम क्यों चेंज करना पहले समझ में आया, क्योंकि मैं इसको -5 नहीं दे सकता,
इसको +5 नहीं दे सकता, इसको -5 +5 दोनों दे सकता हूं, बट आउटपुट तो वही मिलेगा जो इसको -5 देने पे आउटपुट मिल रहा है, वही इसको +5 देने पे मिल रहा है, और वही इसको -5 +5 देने पे मिल रहा है, ऐसा है। तो आउटपुट सभी के सेम है। इज दैट क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन करिए। बफरिंग बेटा इस एंड पे बिल्कुल भी नहीं है। बोलो। अब आप सिंपल, आपके पास इतना सिंपल लॉजिक हो गया, अंडर रूट का क्वेश्चन ऐसे करा करो बस। तो x <3 उधर चला गया ना, तो इसकी डोमेन आप बोलोगे -∞ to 3। अब बताओ यहां माइनस क्यों रख पा रहे हो? क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या रख सकते हो? 3, और 3 रखने पे क्या मिलेगा? 0। और 3 से छोटा रखने पे, मान लो कोई बच्चा -10 रख दे, तो भैया √13 मिलेगा ना। तो मैं बोलूं इसकी रेंज क्या होगी, तो क्या बोलोगे? 0 to ∞। इनपुट निगेटिव है तो क्या हुआ, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्लियर और नॉट? ओके, नेक्स्ट। ऐसा नहीं है कि रेंज में चेंज नहीं आएगा, वो भी आएगा, वो बताऊंगा। वो जब डोमेन कम हो जाती है तो रेंज में भी चेंज आता है। मान लो एक बच्चा 2 ही क्वेश्चन करके आया तो पूरा थोड़ी 100 नंबर मिल जाएंगे। तो इनपुट पे सब कुछ, सारी चीजें इनपुट पे डिपेंड। मैं बोलता हूँ यहाँ पे मैं अपनी बात पे बहुत जल्दी चेंज होता हूँ, मजबूरी है मेरी कि मैं कुछ चीज को जनरलाइज नहीं कर सकता। टॉपिक इतना अच्छा है। चलो अगला, x² - 4। डन। देखो सिंपल लॉजिक है, इन इक्वेशन खूब पढ़ाई है मैंने, नहीं आती तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। इनइक्वलिटी काफी लगेगी। x² - 4 > 0। फैक्टर बनाए, -2 +2 > 0। पहला रूट आया -2, फिर आया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यस और नो? अब आपको पॉजिटिव चाहिए तो इसकी डोमेन इस क्वेश्चन की जो दी हुई है, इस क्वेश्चन की डोमेन है -∞ to -2 यूनियन ऑफ। अच्छा वैसे भी कभी स्क्वायर लिखा हो ना, तो स्क्वायर को एक चीज बिल्कुल क्लियर होती है, निगेटिव हो या पॉजिटिव हो तो आउटपुट क्या देता है? पॉजिटिव। मतलब मैं -5 रखूं तो भी वही रिजल्ट मिलेगा जो -5। इसलिए आप लॉजिक से देखो, जितना बड़ा स्केल पॉजिटिव का सेम उतना ही, क्योंकि उसके लिए वो सेम चीज है। आपका सोचने का तरीका थोड़ा इसमें बदलना पड़ेगा इस टॉपिक को। ये मत बोलो समझ में नहीं आ रहा, थॉट प्रोसेस डेवलप करो, क्लास के बाद बैठो 4 घंटे थोड़ा सा हाथ में चिंतन करो कि क्या कर रहे हो, फिर आएगा समझ में। और एक बार क्लिक कर गया तो बस फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर मेरे से भी अच्छा सीख जाओगे फंक्शन। ये क्लियर? अब मैं रेंज की बात करूं तो वही 0 to ∞। क्यों? आप इसमें क्या इनपुट छोड़ रहे हो? आप इसके बीच के इनपुट छोड़ रहे हो, पर इसको रखने से भी क्या हो रहा है? वो कोई रिजल्ट थोड़ी दे रहा है। आप बताओ, आप 0 रख दोगे, आप 1 रख दोगे, -1 रख दोगे, क्या हो रहा है? 1 रखा तो √3, 0 रखा तो √4। क्या डिफाइंड है? तो आपने क्या छोड़ा है? आपने क्या छोड़ा बेटा? अनडिफाइंड चीज। तो उसके करस्पॉन्डिंग रिजल्ट वैसे ही नहीं मिलना था, बचे हुए पे मिलना था, मिल गया। क्लियर? ऐसा अब जैसे मान लो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको आइडिया देने के लिए दे रहा हूं, हो सकता है थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे। अब जैसे मैं ये दे दूं, अब करो √4 - x²। ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड फंक्शन के डोमेन ने रख लिए तो वही चलेंगे, उसके साथ भी कुछ कंसेप्ट सीखने पड़ते हैं। माइनस, अब आपने इसको फिर वही करना तो वही रहता है, उसका अलावा और कोई तरीका है ही नहीं। अब इसको उधर लेगा, ऐसा बोलो तो x² - 4, तो x - 2 x + 2 < = 0। अब इसके फैक्टर बनाए तो एक आ गया -2, एक आ गया +2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब आपको पर नेगेटिव ही देना तो यही होगा। तो अब मैं आपसे बोलूं कि बेटा इस फंक्शन की डोमेन क्या है, ध्यान देना जरा। हो सकता है ये चीज ना है, अभी थोड़ी प्रैक्टिस के बाद ही आएंगे कुछ कंसेप्ट। तो आप बोलोगे -2 से +2। क्या बोलोगे? -2 to +2। अब इसकी रेंज की बात करूं
अब थोड़ा सा सोचना कि डोमेन कितनी छोटी सी है ना, बहुत ही छोटी सी है, मतलब हमारा इतना सा स्केल है, केवल इतना सा, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट मिलेगा वही बता पाऊंगा मैं। इसमें क्या हो रहा था, बहुत छोटी सी चीज छूटी थी, इसमें बहुत छोटी सी ही डोमेन है, एक बच्चा गया 2-3 क्वेश्चन करके आ गया। बात समझ में आ रही? अब पूछा कितने करे, पूरे 100 करके आया हूं, फिर रिजल्ट आया वो एमआर शीट में मार्किंग करना भूल गया था। बात समझ में आ रही है? जैसे मेरे पास परसों एक एनडीए का पेपर आया, इतना नीट एंड क्लीन पेपर मैंने आज तक नहीं देखा होगा, मैं आपको लाकर दिखा देता हूं। मतलब पूरा पेपर ऐसा नीट एंड क्लीन कि कहीं कोई पेन नहीं चला, कहीं कोई पेंसिल नहीं चली, रफ पेज मिलते नहीं, क्या किया होगा उसने 2 घंटे में पता नहीं, कुछ नहीं किया अटेम्प्ट, पेपर देख के समझ में आ गया। आपको दिखा दूंगा, आप खुद बोलोगे कि ऐसा भी कोई पेपर दे सकता है। तो वो नीट एंड क्लीन किसके लिए रखा होगा? अगली जनरेशन के लिए, या छोटे भाई बहन को, भाई मैं तुम्हारे वजह से मैंने इस पर लिखा नहीं, नहीं तुम करना है। तो आप बात समझ में आ रहा है कि आपने इनपुट इतना सा दिया है, तो आउटपुट कैसे मिलेगा पूरा? अब क्या मिलेगा ये हमें थोड़े से लॉजिक से पता चल जाता है। अगर मैं 2 रखूं तो क्या मिलता है, -2 रखूं, और 0 रखूं तो 0 रखूं तो ये 4 अंडर रूट में, रिजल्ट 2, तो इसकी रेंज 0 से 2 होगी। जब कभी डोमेन परफेक्ट डोमेन से बहुत छोटी होती है तो डोमेन की एंड और मिडिल स्क्वायर रख लेते हैं। अब यहां पर क्यों मैंने, सुनो, अब एक और बात है, हमारे पास इनपुट कितना था, -2 और +2, फिर ये 1, ये 0, ये -1। अब क्या होता है कि स्क्वायर को -2 या +2 एक ही बात होती है, तो स्क्वायर फंक्शन के साथ हमें मिडिल मोस्ट वैल्यू लेनी पड़ती है। मिडिल मोस्ट वैल्यू ये होती है। अब जैसे देखो, आपने -2 रखा, इसमें क्या मिला, 0, 2 रखा, आपने 1 रखा, बताओ 1 रखने पे क्या मिला, √3, यहां पे भी कितना, फिर ठीक 0 रखा तो √4 - 0, √4 कितना मिला, 2। तो हमें समझ में आ गया, हम यहां से यहां तक जा रहे हैं तो भी 2 तक मिल रहा है, यहां से यहां तक जा रहे हैं तो भी 2 तक, तो बस 0 to 2। तो जब कभी कुछ फंक्शन डिफरेंट आए तो हम ऐसे बता देते हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि आपको थ्योरी पढ़ते हुए हो सकता है कई चीजें कम समझ में आए, पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत कंफर्टेबल करोगे मेरे लॉजिक से, क्योंकि हमें ऑप्शन में सब दिख रहा होगा, हम देख के बता देंगे यार ये तो आ ही नहीं सकता, ये इनपुट वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? मान लो ये क्वेश्चन दिया है और एक ऑप्शन ऐसा दिया होता, तो आप फट से बोल देते सर 3 तो करेगा ही नहीं एक्सेप्ट, कट, तो ऐसे ऑप्शन कट हो जाएंगे। तो मैं 100% श्योर हूं कि अभी भले ही कम आए पर ऑब्जेक्टिव पेपर के साथ आप 100% क्वेश्चन फंक्शन के कर लेंगे, भले ही आप फंक्शन को कम समझ पाए आज, क्योंकि पूरा काम ऑप्शन कर देगा आपके लिए बड़े से बड़े क्वेश्चन में। समझ में आ गई बात? तो किसी क्वेश्चन की रेंज स्टैंडर्ड से कंपेयर होती है, पर कई बार अगर डोमेन बदल जाए तो फिर रेंज में चेंज आ सकता है। ओके, हाँ, तो उससे कोई दिक्कत नहीं ना, लिखते तो हमेशा छोटे से बड़े पर। कभी भी इंटरवल का एक रूल होता है, क्या, कि हम छोटी वैल्यू से किस पर जाएंगे, बड़ी वैल्यू पे जाएंगे, बड़ी से छोटी पे नहीं जा सकते। जैसे आपने देखा होगा घर में कई तस्वीरें लगी होती है, उस पर माला टंगी होती है दादाजी वगैरह फोटो पे, तो उस पर ऐसा लिखा होगा 1910 से 1982, ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं लिख सकते 1982 से, वो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। भले ही उन्होंने अचीव अपने लाइफ में बीच में कहीं किया है, पर हमें जाना कहां से पड़ता है, ओरिजिन से। क्लियर है बात? मैं एग्जांपल ऐसा इसलिए दिया कि जीवन भर ना भूलो आप। कभी भी इंटरवल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटरवल हमेशा छोटे से बड़े पे जाएंगे। डन? तो ये लॉजिक है बेसिकली। अगला क्वेश्चन लिखिए, y इक्वल टू रूट ऑफ x² - 5x + 6। आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। डन? कभी भी अंडर रूट से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो क्या दिमाग में आना चाहिए, सिंपल सी लॉजिक है, कभी गड़बड़ नहीं होगी। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से कंपेयर करिए, फैक्टर बनाइए और फैक्टर को इन इक्वेशन से रियल लाइन पे अरेंज करिए, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाना होता है। आपको ये वाला डोमेन लेना है, तो डोमेन क्या हुई बेटा, -∞ to 2 यूनियन 3 to ∞। अब आप बताओ डोमेन में क्या कंप्रोमाइज हो रहा है, जिस पर डिफाइंड नहीं है, तो रेंज में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ऐसे सोचने का तरीका ये होता है। तो रेंज इज 0 to ∞। नॉर्मली स्क्वायर रूट का क्वेश्चन कभी भी आएगा तो देखना आप डोमेन ही पूछेंगे, टाइप होते हैं किसमें क्या पूछना है उनको। ओके, चलिए नेक्स्ट लिखिए फंक्शन में मॉडुलस फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन ही कंटिन्यू कर रहे हैं अभी। मॉडुलस फंक्शन, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स की डोमेन रेंज इनवर्स पढ़ाते समय बताई थी, पर दोबारा भी पढ़ेंगे, पर वैसे बताई थी मैंने। 3 फंक्शन होते हैं मेनली, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और फिर जनरल में जैसे रेसिप्रोकल हो गया, है ना, 2-4 फंक्शन और मान लो आप। ग्रेटेस्ट इंटीजर वगैरह तो एल्जेब्रिक फंक्शन का पार्ट है। नेक्स्ट, मॉडुलस फंक्शन।
मॉडुलस फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये होता है मॉड ऑफ एक्स, या ऐसा भी लिख लो, एक ही बात है। डोमेन बोलो, रियल नंबर, रेंज बोलो, यानी इसकी डोमेन में कोई दिक्कत नहीं है, रेंज पर इसकी नेगेटिव नहीं होती। और यहीं पे एक नोट डाल लें, इसका ग्राफ ऐसा बनता है। ओके, ये एल्जेब्रिक का ही पार्ट है। और अगर मान लो ऐसा दिया होता, मान लो मॉड के आगे माइनस लगा होता तो कोई बात नहीं, डोमेन तो वही रहती, बस रेंज क्या हो जाती, माइनस इंफिनिटी टू जीरो। क्यों कि ये तो रिजल्ट पॉजिटिव देगा, आगे नेगेटिव उसको ऐसा कर देगा। और कभी भी ये नेगेटिव 180 से रोटेट हो जाता, ग्राफ को ऐसे रोटेट कर दो। इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, मिलेंगे भी तो कैसे करना बता रहा हूं। ओके, अब जैसे इस पे कभी क्वेश्चन आ जाए, मॉड एक्स प्लस 3 बताओ, डोमेन रियल, रेंज भी 0 टू इनफाइनाइट, कब चेंज होगा बताता हूं। मान लो क्वेश्चन कुछ इस तरह का आ जाए, मॉड एक्स प्लस 6, मॉड के बाहर प्लस 6, अब बताओ डोमेन तो रियल ही होगी। अब रेंज स्क्वायर की तरह सोचो भाई, इसकी वैल्यू जब 0 होगी तो भी 6 मिलेगा, तो 6 प्लस समथिंग ऐसे सोचा जाता है, तो इसका मतलब रेंज हो गई 6 टू इनफाइनाइट। मान लो ऐसा दिया होता, मॉड एक्स माइनस 4, अब बताओ डोमेन रियल, रेंज बोलो माइनस इंफिनिटी टू, वो सॉरी -4 टू इंफिनिटी। जब ये 0 होता तो -4 मिलता। ओके, मान लो ऐसा दिया, 3 माइनस मॉड एक्स, अब बताओ डोमेन रियल नंबर, रेंज माइनस इंफिनिटी टू 3, जब ये 0 होता तो 3 मिलता, और नहीं तो नेगेटिव होता चला जाता। ओके, तो इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। नेक्स्ट लिखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका बड़ा रोल होता है भाई कैलकुलस में, एल्जेब्रिक का ही फॉर्म है ये भी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अब आप आदत डाल के रखिएगा, कैलकुलस की क्लास लॉन्ग ही रहेंगी, मतलब नॉर्मली 1.5-2 घंटे 2.5 घंटे तक ही चलेंगे। बहुत बड़ा टॉपिक है, पढ़ना बिना उसके कुछ होगा नहीं। और आप चाहो तो मैं आपको 6-6 घंटे भी लगातार पढ़ा सकता हूँ। तो ऐसा टॉपिक है जिसमें मैं नॉन स्टॉप आपको पढ़ा सकता हूँ, आपकी पढ़ने की दम होना चाहिए बस, है ठीक है। तो यस, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है ऐसा फंक्शन जो कोई भी इनपुट दो इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। -2.5 तो -3, लेफ्ट इंटीजर देता है 1.1 तो भी 1, 1.9999 भी क्यों ना हो तो भी 1। जैसे आपसे कभी भी कोई आपकी एज पूछता है तो आप हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यूज करते हो, हमेशा करते हो। आप बताओ नहीं करते हो? आपसे पूछो आपकी एज कितनी, आप बोलोगे 17 साल, मैं कहता हूं हो ही नहीं सकती सर। कभी बोलते हो आप 17 साल 11 महीने, है ना, 3 दिन 8 घंटे 6 मिनट 12 सेकंड, नहीं बोला ना, क्योंकि हम एज हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर के फॉर्म में बताते हैं, और हमेशा हम छोटी वाली बताते हैं, बड़ी वाली नहीं। मान लो आज आप 17 साल 11 महीने, मतलब 11 क्या, मान लो आपका कल ही बर्थडे, तो भी आप 17 ही बताओगे, ठीक। कल रात को 12 जैसे ही बचेंगे वैसे ही आप क्या चिल्लाओगे, 18 18 18, और 1 सेकंड में 18 के नहीं हुए, 1 साल ही लगा है। पर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का फायदा उठाते हो, है ना। और जब परसेंटेज बताने होते हैं तो लीस्ट इंटीजर फंक्शन यूज करते हैं। लीस्ट इंटीजर भी होता है, ये लीस्ट इंटीजर है। लीस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि आपके 74.01 बने, तो आप बताओगे, तो ये होता है लीस्ट इंटीजर फंक्शन। तो एज में ग्रेटेस्ट और परसेंटेज में लीस्ट।
लीस्ट हमेशा राइट वाला देता है। जैसे अगर कभी मैं बोलूं लीस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसा, ये सिंबल है 2 पॉइंट मान लो 5 है तो क्या लिखोगे 3, राइट वाला देता है। ठीक है, तो ये फंक्शन है, पर देता हमेशा आउटपुट क्या है इंटीजर ही। तो इसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF। और एक होता है लीस्ट इंटीजर, इसका यूज कम होता है पर ये भी होता है। डन। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, लीस्ट इंटीजर, तो इसका डोमेन तो आपको समझ में आ गया होगा, रियल नंबर, पर रेंज हमेशा ही इंटीजर मिलेगी, चाहे वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो चाहे वो लीस्ट इंटीजर, दोनों का एक ही कंसेप्ट है। डोमेन रेंज में कोई चेंज नहीं, बस आउटपुट का अंतर होता है। लीस्ट इंटीजर को भी आप लिखोगे तो यही करोगे, इसको लिख लो लीस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको लिख लो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, लिख लीजिएगा ब्रैकेट में स्टेप फंक्शन, क्योंकि इसका ग्राफ जो बनता है वो ऐसे बनता है। देखो ग्राफ बताता हूं, आप ठीक इसमें 0 रखेंगे तो भी क्या मिलेगा 0, और 0.99 भी रख दोगे तो भी 0। ठीक, आज इसीलिए आपने देखा होगा जो बच्चा होता है ना उसको क्या होता है, एक महीने उसका फर्स्ट मंथ का भी बर्थडे बनता है, क्योंकि आप उसकी अगर कोई पूछे कितने दिन का होगा तो आप 0 तो बोल नहीं सकते, तो बस पहले साल ही बच्चे के साथ प्लस पॉइंट होता है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना, है ना। फिर उसके बाद साल चालू हो जाते हैं, क्योंकि 0 हम नहीं बोल पाते, तो इसलिए आप 0 का कैसे बोलोगे 6 महीने के बच्चे को, है ना। तो ऐसा है वो, तो यहाँ पे 0 से 1 तक, ठीक 1 पे आके नेचर बदलेगा 1, 1.999 तक भी 1, ठीक कहां बदलेगा 2 पे। तो 0 से 1 में, फिर 1 से 2, 2 से 3 ऐसे सोचेगा, और ये -1 -2 -3, तो 0 से 1 में 0 आउटपुट होता है, 1 से 2 में ठीक 1, तो ये स्टेप बन जाती है, बीच में गैप आ जाता है। जब कंटिन्यूटी वगैरह पढ़ोगे तो समझ में आएगा। 2 से 3 में क्या आउटपुट होता है 2, ये डॉट जो है वो आउटपुट को बता रहा है, लेफ्ट वाला आउटपुट देता है ना। 0 से -1 में -1 -2, ये लाइक दिस, इसे स्टेप ग्राफ बोलते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर का है, लीस्ट इंटीजर का उल्टा हो जाएगा, आउटपुट बड़ा वाला तरफ आ जाएगा तो डॉट बदल जाएगा। रेंज बेटा इसकी डोमेन होगी रियल नंबर और रेंज होगी इंटीजर, आउटपुट हमेशा क्या मिलेगा इंटीजर। आप कितने भी सालों से अपने आप को याद करो, जब भी आप अपनी एज बताते हो क्या बताते आ रहे हो, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर 6 ईयर, तो आउटपुट क्या बता रहे हो आप, अपनी एज को क्या बताते हो आप इंटीजर में। वो इसको आप ग्रेटेस्ट इंटीजर जैसे ही याद करा करो अपनी उम्र, जैसे लीस्ट इंटीजर है याद करा करो अपने परसेंटेज, बस भूल ही नहीं सकते। नहीं, इसके ब्रैकेट में दोनों क्लोज हो जाते बेटा, इसके ब्रैकेट में ऊपर वाला बंद करते हैं बस, ये सिंबल है। कई बार मेरे से वो हो जाता है, इसमें नीचे ओपन रहता है बस, ठीक है। नहीं कर्ली ब्रैकेट नहीं, कहां देखा आपने, वो तो अलग चीज है, वो उसके फ्रैक्शनल पार्ट को बोलते हैं, वो अभी आऊंगा उस पर, अभी मत उलझ जाना। फ्रैक्शन पार्ट को कर्ली ब्रैकेट, उसको लिखते हैं ब्रैकेट ऐसे, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसको लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट में, पर अभी वो अभी नहीं, अभी सब आगे बताऊंगा। डन, तो इस पर कुछ क्वेश्चंस बनेंगे नहीं ज्यादा। एक और लिखिए, फिर लास्ट फंक्शन है अलजेब्रिक का, इसलिए वो बता रहा हूं, फिर बाकी कल करेंगे। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन SIGNUM, सिग्नम फंक्शन, और डोमेन और रेंज दोनों की सेम होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर और लीस्ट। सिग्नम फंक्शन नाम है उसका, क्या होता है बता रहा हूं, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। fx इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड एक्स को भी बोलते हैं, और मॉड एक्स अपॉन, नॉर्मली इसको यूज में लाया जाता है, पर दोनों ही सिग्नम का टाइप है। तो fx इक्वल टू क्या, x क्या नहीं होगा 0 नहीं हो सकता। तो अगर आपसे डोमेन बोले तो क्या बोलोगे बताओ, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, रेंज बोले तो बोलो केवल -1 और 1। क्यों, आप खुद बोलोगे सर 5 रखूंगा तो 5 5 5 कितना 1, 6/6 कितना बोलो 1, पर मैं -5 रख दूं तो ऊपर तो प्लस हो जाएगा, नीचे माइनस ही रहेगा, तो रिजल्ट, तो कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, सिग्नम फंक्शन क्या -1 और +1 के अलावा कोई रिजल्ट और नहीं दे सकता। जैसे होता ना घर में हर आदमी समझाता फिर बोलता तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तो मतलब वही रिजल्ट हर बार आप दे रहे हो, इसका मतलब सिग्नम फंक्शन की लाइन में आप आते हो। अभी आपको अपनी पहचान निकालनी है कि आप कौन से फंक्शन हो,
अपने आप को देखो, आपकी कौन सा फंक्शन हो, स्क्वायर फंक्शन हो मतलब अच्छा रिजल्ट देते हो कम इनपुट में, स्क्वायर रूट हो इनपुट देते हो पर आउटपुट उतना नहीं आ रहा है, लीनियर फंक्शन हो जितना इनपुट उतना आउटपुट देखना पड़ेगा, कांस्टेंट फंक्शन मतलब कुछ भी कर लो हमेशा वहीं के वहीं लाएंगे कांस्टेंट ऐसे ही चलता है। तो ऐसे अपने आप को फंक्शन में देखना आप कि कौन से फंक्शन में हो आप, ठीक है। तो ये थोड़ा सा करिएगा। चलिए, तो किसका, इसका ग्राफ, दो ही तो आउटपुट मिलते हैं इसके, तो दो आउटपुट मिलते हैं, जीरो पे डिफाइन नहीं होता बेटा, और जीरो के बाद इसका आउटपुट होता है हमेशा क्या, +1, तो ये लाइन होती है, और जीरो से छोटे पे -1, ये इसका ग्राफ है। जीरो पे इसको टच नहीं करना, जीरो पे डिफाइन नहीं होता, जीरो के बाद कोई भी नंबर रखो, 0.001 भी रखे तो 1 मिलता, तो 1 की लाइन है ये 1 है, और ये किसकी लाइन है, -1। इज दैट क्लियर? चलिए, अब ऑनलाइन वाले सभी बच्चे ध्यान रखिए, 2 मिनट रुकिएगा, आप लोग कोई लॉग आउट मत करिएगा, ऑनलाइन वाले सभी लोग कोई भी लॉग आउट नहीं करेगा, 2 मिनट रुक जाइएगा बस। अब 2 मिनट रुक जाइएगा आप लोग, एक बार आप लोग जाओ, ये उठा देना बेटा। स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, मैं लगभग आज है ट्रिग्नोमेट्री 1 महीने पढ़ाऊंगा, 8 अक्टूबर की क्लास में मिल जाएंगे। पीछे के टेस्ट मत दीजिए, आप पीछे के टेस्ट दोगे तो कवर, कुछ भी पीछे का नहीं पढ़ना, ध्यान से सुनिए मेरी बात, कुछ भी, मैं खुद भी पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाऊंगा भी, आप बिल्कुल पढ़ना है बहुत अच्छे से, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, बाइनोमियल की 2 क्लास बहुत है, ये नहीं पढ़ना अभी फिलहाल में, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स तो बहुत ही सिंपल है, सबसे ज्यादा आता होगा, सेट, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। तो आप लोग कवर करनी है, गलती से भी इंग्लिश की क्लास फिर 7 ऐसे टेस्ट हुए हैं और उसी ऑर्डर में पढ़ाया गया है। 3 अक्टूबर वाला जरूर दीजिएगा, बाकी के 2 ना दो चलेगा, क्योंकि 3 अक्टूबर का बेसिक है, तो आपको मैं नहीं करनी है, ओके। कैलकुलस की प्रैक्टिस बेटा बुक से करना चालू करिए बेटा आप लोग। अर्पण, आप मुझसे बिल्कुल सब पर चलती है, फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप उसके लिए सबसे अच्छा विजय सर और दिनेश सर, इन 2 लोगों को मैसेज करो या फोन करो, ठीक है। टाइम टेबल क्लास का अपकमिंग क्लास में दिखता है मनमीत, सब मैंने वही तो बोला भी, एक बार ऐप को खा लो आप, तो आपको सब समझ में आ जाएगा कब क्या है, और आपको आप ही की चैट दिखेगी या मेरी चैट दिखेगी, बस तीसरी नहीं दिखेगी, जैसे मैंने अभी लिख दिया है हेलो, तो आपको दिख जाएगा, पर बाकी किसी बच्चे का नहीं दिखेगा। ये भी एक बहुत इशू होता है कि कई बच्चे बोलते हैं सर हमें आपकी वो बच्चों की चैट नहीं दिख रही, या चैट बॉक्स चालू नहीं, चैट बॉक्स चालू होता है, आपको आप ही की दिखेगी, ओके।